हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। बेटा आज मैं आपको कॉस्ट शीट में क्लास नंबर 5 के अंदर कुछ बेहतरीन क्वेश्चंस करवाने वाला हूं और ये वो क्वेश्चंस होंगे जिनको करके आपको आज बहुत आनंद आएगा, बहुत मजा आएगा कि आज हमने कुछ ज़बरदस्त कुछ सीखा है। तो सबसे पहले आज का पहला बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 11। देखिए भाई, क्वेश्चन 11 आपके सामने यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है। उसमें लिखा हुआ है सबसे पहले क्वेश्चन 11 में, अ फैक्ट्री हैज़ रिसीव एन ऑर्डर। आपके सामने यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक फैक्ट्री ने एक ऑर्डर रिसीव किया है। ऑर्डर रिसीव का मतलब आपके लिए क्या होगा, इनपुट या आउटपुट। तो ऑर्डर रिसीव का मतलब होता है कि इतना काम हमें करके देना है। बेटा जो काम हमें करके देना होता है वो हमारे लिए होता है आउटपुट। यहाँ पर हमें क्या बना के देना है, 3 तरीके का प्रोडक्ट बना के देना है, 18 टन, 45 टन एंड 27 टन। इसका मतलब ये मेरे लिए आउटपुट का वेट हो गया। आगे देखिए क्या लिखा है, द कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल इज ₹250 पर टन। मतलब 1 टन मटेरियल आपको मिलता है 250 रुपये का। आगे देखिए, 10% ऑफ रॉ मटेरियल यूज आर वेस्टेड इन मैन्युफैक्चरिंग। मतलब 10% मटेरियल आपका बनाते टाइम खराब हो जाता है। ठीक है जी। इसका मतलब क्या हुआ कि जो मटेरियल आपका बनाते टाइम खराब हो जाता है, ऐसे लॉस को हम क्या कहते हैं, नॉर्मल लॉस कहते हैं। आगे देखिए क्या लिखा है, एंड आर सोल्ड एज स्क्रैप फॉर 20% ऑफ कॉस्ट प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल। मतलब जिस प्राइस पे हमने खरीदा है वो है 250 रुपये पर टन, और 1 टन मटेरियल खराब होने के बाद हम उसे कबाड़ी वाले को, स्क्रैप बायर को 20% पे बेच देते हैं। मतलब 250 रुपये का 20% हो गया 50 रुपये पर टन। तो सीधा सीधा बेटा आप कह सकते हैं कि हमारी जो कॉस्ट प्राइस है वो 250 रुपये पर टन है और उसकी स्क्रैप वैल्यू आ गई आपके 50 रुपीज़ पर टन। द वेजेस फॉर 3 टाइप्स ऑफ कास्टिंग आर रेस्पेक्टिवली 4000 आपके पास में है, 10,500 और 5,500। मतलब पहला प्रोडक्ट बनाने में वेजेस आपकी लगेगी 4,000, दूसरे में आपकी लगेगी 10,500, तीसरे में लगेगी 5,500 रुपये। द कॉस्ट ऑफ मोल्ड फॉर 3 टाइप्स ऑफ कास्टिंग 400, 500, 300 रेस्पेक्टिवली। का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर जो हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस है, मोल्ड का आपको एग्जाम्पल याद होगा, मैंने डायरेक्ट एक्सपेंस में आपको बताया था कि जब हम चेयर बनाते हैं तो जो हमारा स्ट्रक्चर होता है, ढांचा होता है, उसे हम कहते हैं मोल्ड, जो कि हमारे लिए होता है डायरेक्ट एक्सपेंस। तो 400 रुपये, 500 रुपये और 300 रुपये है तीनों प्रोडक्ट का। इफ द फैक्ट्री ओवरहेड आर 40% ऑफ वेजेस इन ईच केस। मतलब हमारा जो फैक्ट्री का खर्चा है वो वेजेस का कितना है, 40% है। कितना है, 40%। फाइंड द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर टन ऑफ ईच टाइप ऑफ कास्टिंग। मतलब इस क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा जो बच्चे गलती करते हैं वो गलती ये करते हैं कि जो आपको 18, 45, 27 टन दे रखा है वो बेटा उसे इनपुट मान के क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं और वहीं से पूरा क्वेश्चन आपका जीरो में कन्वर्ट हो गया, 0 मार्क्स में कन्वर्ट हो गया। तो मैं नहीं चाहता कि आपसे कोई गलती हो। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को हमने कैसे शुरू करना है वो समझते हैं। तो हमें यहाँ पे बनाना क्या है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर टन बताना है। तो सबसे पहले जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर टन हम निकालेंगे तो उसके लिए हमारा फॉर्मेट क्या होगा, ये हमारा सॉल्यूशन है। यानी सॉल्यूशन में हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, स्टेटमेंट शोइंग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर टन ऑफ ईच टाइप ऑफ कास्टिंग। अब बच्चे सोचेंगे कास्टिंग का मतलब क्या होता है। कास्टिंग का मतलब है जैसे हमने मोल्ड के अंदर प्लास्टिक को मेल्ट करा और मेल्ट करने के बाद जब हमने उस मोल्ड को वापस ओपन करके देखा तो हमने क्या देखा, हमारी प्लास्टिक चेयर बन गई। आपको याद होगा मैंने डायरेक्ट एक्सपेंस पे एक एग्जांपल दिया था आपको, ठीक है ना। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि वो जो डायरेक्ट एक्सपेंस हमने किया था मोल्ड के नाम से, उस पर जब हमने प्लास्टिक को मेल्ट करके डाला तो हमने क्या देखा, हमारा फिनिश प्रोडक्ट चेयर बन गया। उस चेयर को हम कहते हैं कास्टिंग। तो कास्टिंग है यहाँ पे आपके पास है फिनिश गुड्स। अब आपके पास में प्रोडक्ट के जो नाम है वो हमें मेंशन नहीं कर रखे, कोई बात नहीं। यदि प्रोडक्ट के नाम मेंशन नहीं कर रखे तो आप अपनी मर्जी से ABC, XYZ, PQR कोई भी नाम दे सकते हैं, जो नाम आपको अच्छा लगे। 1, 2, 3 कोई भी नाम दे सकते हैं आप। तो मैंने यहाँ पे प्रोडक्ट के नाम लिख दिए 1, 2, 3 पर्टिकुलर्स। आपकी मर्जी है, कोई भी नाम लिख सकते हैं, ABC, XYZ, PQR, 1, 2, 3 कुछ भी। तो सबसे पहले आपको यहां पे लिखना है रॉ मटेरियल कंज्यूम, फिर आपको लिखना है डायरेक्ट वेजेस, और डायरेक्ट वेजेस के बाद आपके पास आ जाएगा डायरेक्ट एक्सपेंस, हाँ जी, तीनों का सम आप जानते हैं आपके लिए आ जाएगा प्राइम कॉस्ट प्लस फैक्ट्री ओवरहेड
और कोई खर्चा है नहीं, तो यही आपके पास क्या आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। क्वांटिटी प्रोड्यूस से यदि आप डिवाइड कर दें तो आपके पास आ जाएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर टन। तो इस तरीके से आपके पास में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर टन आ जाएगा। ठीक है जी। तो सबसे पहले हमने क्वेश्चन को पढ़ा, क्वेश्चन पढ़ने के बाद हमने फॉर्मेट बनाया, फॉर्मेट में हमें पता चल गया कि हमें निकालना क्या है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर टन निकालना है। तो सारे खर्चे बेटा आपको क्या करने पड़ेंगे, ऐड करने पड़ेंगे। अब यहाँ पे पॉइंट ये आता है कि सर हम क्वेश्चन को शुरू कैसे करें। तो मैंने कहा भाई जो जो चीज़ें हमें आसानी से दिख रही हैं वो तो लिखो। हमें क्वेश्चन में क्या दिखाई दे रहा है, हमें क्वेश्चन में दिखाई दे रहा है वेजेस। तो हमने वेजेस कितना कितना दिखाई दे रहा है अभी क्वेश्चन में, 4000, 10,500 और 5,500। डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो मोल्ड के नाम से हमें दे रखा है 400, आपको दे रखा है क्वेश्चन में 500, और तीसरे प्रोडक्ट का आपके पास है 300। फैक्ट्री का खर्चा जो वेजेस है उसका 40% है। इसका ना जो भी आपकी लेबर कॉस्ट आएगी जिसको आप वेजेस कहते हैं उसका 40%। तो 4,000 का 40%, 4,000 का 40% आपके पास में कितना आएगा, मतलब ये जो वेजेस है इसका 40% आपको निकालना है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं 1,600 रुपये, यानी 10,500 का 40%, 10,500 का 10,500 का 40% आपको निकालना है। तो आपके पास आ जाएगा 4,200। 5,500 का आपको 40% निकालना है, आपके पास आ जाएगा 2,200। तो मैं आपको पहले भी समझा चुका हूं कि कॉस्ट अकाउंटिंग जो सब्जेक्ट है वो काफ़ी इजी सब्जेक्ट है, बस आपको क्वेश्चन को ध्यान से समझना है। और वो पॉइंट कौन सा है अभी थोड़ी देर में आपको मैं समझाऊंगा कि जिस पॉइंट की वजह से बच्चे इस क्वेश्चन को गलत कर देते हैं। हाँ जी, क्वांटिटी प्रोड्यूस। अब क्वांटिटी प्रोड्यूस का मतलब क्या है कि जितना हमने सामान बनाया, तो हम कितना सामान बनाएंगे बेटा, हम उतना सामान बनाएंगे जितना कस्टमर हमें क्या देगा, ऑर्डर देगा। तो यदि आप मेरे पास एज अ कस्टमर आते हैं और आप कहते हैं जी मुझे पहला प्रोडक्ट 18 टन बना के दीजिए, दूसरा 45 टन बना के दीजिए, तीसरा 27 टन बना के दीजिए, तो बेटा मैं उतना ही सामान आपको बनाकर दूंगा जितना आप मुझसे मांगोगे। तो मेरे लिए क्वांटिटी प्रोड्यूस कितना आ जाएगा, 18 टन्स, दूसरा आ जाएगा आपका 45 टन्स, और तीसरा आपके पास में आ जाएगा 27 टन्स। अब मेरा जो क्वेश्चन यहाँ पे रुका हुआ है, मेरा जो क्वेश्चन यहाँ पे रुका हुआ है वो सिर्फ एक ही वजह से रुका हुआ है क्योंकि मेरे पास में रॉ मटेरियल कंज्यूम नहीं दे रखा। इसका मतलब मुझे इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाने के लिए एक वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा जिसका नाम मैंने रख दिया वर्किंग नोट नंबर 1, और वहाँ पर मैं पता लगाऊंगा आपके लिए कि इस क्वेश्चन में रॉ मटेरियल कंज्यूम कैसे निकाला जाएगा। तो एक बार फिर से क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। जहाँ पर आपके सामने लिखा हुआ है कि 18 टन, 45 टन, 27 टन आपने यहाँ पर एक ऑर्डर रिसीव किया है, रिसीव एन ऑर्डर। तो जब भी आप ऑर्डर रिसीव करते हैं ध्यान रखना ये आपके लिए क्या होता है, आउटपुट होता है। और आउटपुट को बनाने के लिए क्या चाहिए, इनपुट। और यहाँ पे आपकी जो वेस्टेज है वो 10% है। इसका मतलब 10% मटेरियल आपका वेस्ट हो गया। तो यदि 10% इनपुट आपका वेस्ट हो जाएगा, रॉ मटेरियल का मतलब इनपुट आपका वेस्ट हो जाएगा, तो इसका मतलब आपका जो आउटपुट होगा वो 90% रहेगा। यदि 10% सामान खराब हो जाए तो भाई आपका बचेगा कितना, 90% सामान बचेगा। बिल्कुल सही बात है सर। तो ऐसे केस में अब हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। और वर्किंग नोट बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले एक बेसिक पॉइंट समझना पड़ेगा। हाँ जी, इनपुट में से यदि हम वेस्टेज नॉर्मल लॉस माइनस कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ये जो लॉस है हमारे लिए नॉर्मल लॉस है। क्यों, क्योंकि ये मटेरियल आपका कब खराब हुआ है, एट द टाइम ऑफ प्रोडक्शन। अब यदि इनपुट में से नॉर्मल लॉस माइनस कर दिया जाए तो आउटपुट आएगा। इनपुट को इनपुट ही लिखते हैं। नॉर्मल लॉस हमारे पास कितना है, 10% ऑफ इनपुट इक्वल टू आउटपुट। यदि मैं इनपुट को कॉमन ले लूं तो इनपुट को कॉमन लेने पर यहां तो आ जाएगा 1 माइनस 10%। बहुत डिटेल में आपको सारी चीजें मैं समझा रहा हूं, ठीक है ना। तो यहां पे मेरे पास जो इनपुट आएगा वो कितना आएगा, इनपुट इक्वल टू मैं लिख सकता हूं
आउटपुट डिवाइडेड बाई 1 माइनस 10%। अब बच्चे लोग जानते हैं कि 1 का मतलब क्या होता है, 100%। मतलब आप 1 को किसके इक्वल लिख सकते हैं, 100% के इक्वल लिख सकते हैं। इसका मतलब आपका एक फॉर्मूला बन गया कि यदि आपको क्वेश्चन में आउटपुट गिवन है और आपको इनपुट निकालना है और साथ में नॉर्मल लॉस की परसेंटेज दे रखी है, तो परसेंटेज ऑफ नॉर्मल लॉस माइनस कर देंगे। तो इस चमत्कारी फॉर्मूले की वजह से हम क्या निकाल सकते हैं, इस चमत्कारी फॉर्मूले की मदद से बेटा हम क्या निकाल सकते हैं, इनपुट निकाल सकते हैं। तो सिर्फ फॉर्मूले को समझाने के लिए मैंने ऐसे किया है कि यदि बेटा मेरे को किसी क्वेश्चन में आउटपुट गिवन है, नॉर्मल लॉस की परसेंटेज गिवन है और मुझे इनपुट की क्वांटिटी निकालनी है, तो इनपुट की क्वांटिटी निकालने के लिए मुझे इस मैजिकल फॉर्मूले का यूज़ करना पड़ेगा, जिसका फॉर्मूले का मतलब क्या है यहाँ पे कि यदि आउटपुट गिवन है तो आउटपुट बेस लेके चलेंगे डिवाइडेड बाई 100% माइनस परसेंटेज ऑफ नॉर्मल लॉस। अब मान लो यहाँ पे लॉस की परसेंटेज 10% है, तो आप डिवाइड करोगे 100 माइनस 10% 90% से। मान लो लॉस होता 15%, तो आप डिवाइड करते 85% से। लॉस होता 5% तो डिवाइड करते 95% से। लॉस होता आपका 20% तो डिवाइड करते 80% से। मतलब आपको समझ में आ गया होगा कॉन्सेप्ट क्या है। तो यहाँ मुझे जो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दे रखी है वो क्या दे रखी है वो देखते हैं। तो आपने मेरे ख्याल से नोट कर लिया होगा सारी चीज़ें। देखिए भाई, अब यहां पे मेरे पास में 1 2 3 तीन तरीके के क्या दे रखे हैं, प्रोडक्ट के नाम दे रखे हैं। तो सबसे पहले मुझे यहां पे क्या करना पड़ेगा, यहां पे लिखना पड़ेगा आउटपुट, जो मेरे पास में कितना है 18 टन। फिर दूसरा मेरे पास में है 45 टन और तीसरा मेरे पास है बेटा 27 टन्स। ठीक है जी। चलिए, अब लॉस की परसेंटेज 10% है सभी केस में। तो यदि मुझे इनपुट निकालना है तो मुझे यहां पे क्या करना होगा, आउटपुट को डिवाइड करना पड़ेगा 100% माइनस लॉस परसेंट। अब यदि लॉस की परसेंटेज 10% है तो 100 में से मैंने 10% माइनस कर दिया तो मेरे पास आ जाएगा 90%। तो उसका मतलब यदि मुझे इनपुट निकालना है तो मेरे पास कितना आ जाएगा 20 टन्स। ठीक है जी। सेकंड केस में यदि मुझे इनपुट निकालना है तो मेरे पास आ जाएगा 50 टन्स। थर्ड केस में 27 को 90% से डिवाइड किया, मेरे पास में आ जाएगा 30 टन्स। हाँ जी, कोई दिक्कत इसमें किसी को? फटाफट से आप इसे नोट कीजिए, कोई दिक्कत है तो मुझे बताइए। ठीक है ना। चलिए, अब यहाँ पे इनपुट भी पता चल गया बेटा मुझे और मुझे आउटपुट भी पता चल गया। तो डिफरेंस मेरे पास क्या आ जाएगा, लॉस आ जाएगा। मतलब कि मेरा जो नॉर्मल लॉस है वो मुझे पता चल गया, इनपुट माइनस आउटपुट। 20 में से 18 माइनस किया तो 20 में से 18 माइनस करके मेरे पास आ जाएगा 2 टन्स। 50 में से 45 माइनस किया, मेरे पास आ जाएगा 5 टन्स। 30 में से 27 माइनस किया, मेरे पास आ जाएगा 3 टन्स। ठीक है जी। अब आगे देखते हैं। यहाँ पे मेरे पास रॉ मटेरियल का जो रेट है वो कितना है, रेट पर केजी कितना है। 1 किलोग्राम मटेरियल मुझे कितने का मिलता है, किलोग्राम की जगह हम बात करेंगे यहाँ पे टन की। हाँ जी, रेट, हाँ जी, रेट पर टन। 1 टन मटेरियल मेरे पास में है 250 रुपये का। हाँ जी, स्क्रैप वैल्यू का रेट क्या है, स्क्रैप वैल्यू पर टन। तो 1 टन जो स्क्रैप वैल्यू है वो 250 का 20%, 250 का 20% कितना आएगा, 250 का 20% आपके पास आ जाएगा 50 रुपये, 50 रुपीज़। 250 का 20%, क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है, साफ साफ लिखा है क्वेश्चन में 250 रुपये का 20% आपके पास कितना आ जाएगा, 50 रुपये। अब यहां ध्यान से समझिए, क्या समझिए कि सर 1 टन मटेरियल यदि मैं 250 रुपये का खरीदूंगा तो मैंने 20 टन मटेरियल कितने रुपए का खरीदा होगा। तो इसका मतलब परचेज प्राइस कितनी आ जाएगी, रॉ मटेरियल खरीदने की
प्राइस कितनी होगी। 20 टन मटेरियल 250 रुपये के हिसाब से यदि आप खरीदोगे तो आपको यहाँ पर कितने रुपए पे करने पड़ेंगे सप्लायर को, 5,000 रुपये। 50 टन मटेरियल आपने खरीदा 250 रुपये के हिसाब से, तो आपको यहाँ पर कितना पैसा देना पड़ेगा, हाँ जी 12,500। 30 टन मटेरियल आपने परचेज किया 250 रुपीज़ के हिसाब से, तो आपके पास में जो प्राइस आ जाएगी वो आ जाएगी 7,500। हाँ जी, कोई दिक्कत है इसमें किसी को। अब ऐसे में स्क्रैप वैल्यू कितनी आ जाएगी। स्क्रैप वैल्यू निकालने के लिए मुझे क्या करना होगा, 2 टन मेरा मटेरियल खराब हुआ और स्क्रैप वैल्यू मेरे पास कितनी है 50 रुपये, तो 2 टन को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 50 रुपये से, तो मेरे पास में कितना आ जाएगा 100 रुपये। हाँ जी, 5 टन मटेरियल मेरा खराब हुआ 50 रुपये के हिसाब से, जब मैंने उसको बेचा तो मुझे पैसे कितने मिल गए 250 रुपये, ठीक है ना। 3 टन मटेरियल मेरा खराब हुआ 50 रुपये के हिसाब से, जब मैंने उसे मार्केट में बेचा तो मुझे स्क्रैप वैल्यू कितनी मिल जाएगी 150 रुपये मिल जाएगी। तो कहने का मतलब यदि मुझे रॉ मटेरियल कंज्यूम निकालना है तो आपको याद होगा फॉर्मूला मैंने क्या लिखवाया था, परचेज प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल माइनस स्क्रैप वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस। तो नॉर्मल लॉस की स्क्रैप वैल्यू है मेरे पास में 100 रुपये, तो पहले केस में मुझे जो मटेरियल है वो कितने रुपए का यूज़ करना पड़ेगा 4,900 रुपये का। दूसरे केस में मेरे पास में मटेरियल की जो वैल्यू आ जाएगी वो आएगी 12,250, और लास्ट केस में मैं लिखूंगा 7,350। एक बार कैलकुलेटर पे कैलकुलेशन भी चेक कर लीजिएगा, कोई गलती ना हो जाए। यदि कोई गलती होती है तो हम यहीं पे इसको ठीक कर देंगे। तो चेक कर लेते हैं, 20 टन मल्टीप्लाई बाई 250 और इसमें से हमने माइनस किया 100 रुपये, हमारे पास आएगा 4,900। 50 टन मटेरियल हमने 250 के हिसाब से खरीदा 12,500, और उसमें से हमने माइनस कर दिया 5 टन का 50 रुपये के हिसाब से 250 रुपये, 12,250। 30 टन मटेरियल हमने खरीदा 250 के हिसाब से 7,500 का, और उसमें से हमने 150 रुपीज़ माइनस कर दिया, हमारे पास आ जाएगा 7,350। तो ये जो वर्किंग नोट है, इस वर्किंग नोट से हमें क्या पता चल रहा है, रॉ मटेरियल कंज्यूम। तो आप यहाँ पे नामकरण कर दीजिए कंप्यूटेशन ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम। हाँ जी, हम यहाँ पे क्या निकाल रहे हैं, रॉ मटेरियल कंज्यूम निकाल रहे हैं। कोई दिक्कत है किसी को तो आप बताइए मुझे फटाफट से, ठीक है भाई। तो क्वेश्चन बहुत सिंपल है। इस क्वेश्चन का जो मेन पॉइंट था वो ये था कि आपको आउटपुट गिवन था, और आउटपुट से क्या निकालना है, आपको इनपुट निकालना है, और इनपुट निकालने के लिए आपको इस फॉर्मूले की मदद लेनी पड़ेगी, ठीक है जी। यहाँ पे बच्चे क्या करते हैं, जो 18, 45, 27 टन आपको क्वांटिटी दे रखी है, आप उसे इनपुट मान के चलते हैं और क्वेश्चन को वहीं पे ख़त्म कर देते हैं, आपके मार्क्स हो गए 0, ठीक है ना। तो आपके मार्क्स 0 ना हो उसके लिए आपको थोड़ा सावधानी से काम करना पड़ेगा। प्रोफेशनल एग्जाम देने जा रहे हैं तो भैया दुर्घटना घटी, कहते हैं ना सावधानी हटी दुर्घटना घटी, सावधानी हटी दुर्घटना घटी, वो ऐसे हो जाएगा आपके साथ में। चलिए, हाँ यहाँ तक कोई दिक्कत इसमें किसी को। आगे चलते हैं वापस अपने क्वेश्चन की तरफ। तो सबसे पहले मुझे बताइए कि मैं मटेरियल की वैल्यू यहाँ पे क्या लिखूं। तो मटेरियल की वैल्यू मेरे पास कितनी थी 4,900, 12,250 और 7,350। अब यदि मैं इन सबको प्लस कर लूँ तो देखिए वैल्यू कितनी आएगी, 4,900 में मैंने प्लस किया 4,000, प्लस किया मैंने 400, मेरे पास आ जाएगा 9,300। फिर मैंने इसमें प्लस किया 1,600, अपने पास आ जाएगा 10,900, और इसको मैंने 18 से डिवाइड कर दिया तो 605.56, ठीक है ना। तो 1 टन प्रोड्यूस करने की जो कॉस्ट आएगी 605.56 आ जाएगी। दूसरे केस में 12,250 प्लस 10,500 प्लस 500, अपने पास आ जाएगा 23,250 प्लस 4,200, 27,450 रुपये। 45 टन की कॉस्ट हो गई, तो 1 टन आपको पड़ेगा 610 रुपये का। 7,350 प्लस 5,500 प्लस 300, आपके पास आ जाएगा 13,150 रुपये, और 2,200 रुपये आपने इसमें ऐड कर दिया फैक्ट्री का खर्चा, तो 15,350, और आप इसे डिवाइड करेंगे 27 से तो आपके पास आ जाएगा 568.52। हाँ जी,
568.52 आपके पास में रेट आ जाएगा यहाँ पे। कोई दिक्कत है इसमें किसी को? चलिए, तो ध्यान रखना भाई, क्वेश्चन बहुत सिंपल आते हैं एग्जाम में और आप आराम से कर सकते हैं। मैं आपको इतना इजी सब्जेक्ट बना के दूंगा ये कॉस्ट अकाउंटिंग कि आपको लगेगा कि सर इससे आसान तो कोई सब्जेक्ट दुनिया में बना ही नहीं है। बट कंडीशन उसके लिए ये है कि क्वेश्चन को आपको बड़े ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। ध्यान से मतलब कि जो जो की पॉइंट्स हैं वो आपको समझने पड़ेंगे और उन की पॉइंट्स को किस तरीके से हैंडल करना है, डील करना है, ये आपको मैंने सिखाना है। एक बार आप सीख गए तो कुछ दिनों बाद आपको लगेगा यार कॉस्टिंग तो बहुत ही फनी सब्जेक्ट है, बहुत ही सिंपल सब्जेक्ट है। ठीक है जी, चलिए आगे चलते हैं। अब ऐसे कुछ बेहतरीन क्वेश्चन, मैंने आपको बोला ना आज की जो क्लास है वो कुछ बेहतरीन क्वेश्चन की क्लास है। उसमें एक बढ़िया क्वेश्चन आप कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 11। अब नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने आ चुका है। काफ़ी बड़ा क्वेश्चन देखने में लग रहा है, क्वेश्चन में बहुत दम है। यहाँ पे आपके पास में जो खर्चे हैं वो कई वैरायटी के दे रखे हैं। पहले क्वेश्चन को एक बार रीड कर लेते हैं, ठीक है जी। तो सबसे पहले देखो क्वेश्चन नंबर 10, जो बुक आपको मिली है वहाँ पर ये क्वेश्चन आपके पास में विजिबल होगा। आप वहाँ से भी देख सकते हैं, चाहे तो बोर्ड पे देख सकते हैं, जहाँ पे आपको कन्वीनियंट लगे वहाँ से आप देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा हुआ, अ फैक्ट्री कैन प्रोड्यूस 60,000 यूनिट्स पर एनम एट इट्स ऑप्टिमम 100% कैपेसिटी। बड़े ध्यान से समझिए क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ है एक फैक्ट्री 60,000 यूनिट बना सकती है, एक फैक्ट्री 60,000 यूनिट बना सकती है अपनी 100% कैपेसिटी पर। सर ये 100% कैपेसिटी का मतलब क्या होता है? तो आप इसे ऐसे समझो कि एक फैक्ट्री में मान लीजिए आपके पास में 6 मशीन्स हैं, 6 मशीन हैं, हर एक मशीन से हम 10,000 यूनिट मैक्सिमम बना सकते हैं। मान लो हमारे जो वर्कर हैं वो पूरी एफिशिएंसी से काम करते हैं, कोई वेस्टेज नहीं करते। जितना टाइम उनको डिवोट करने के लिए कहा गया है, मान लो 8 घंटे रोज उनको काम करना है, 8 घंटे वो डेली काम करते हैं, तो वो एक साल में एक मशीन से 10,000 यूनिट बना सकते हैं। और हमारे पास में 6 मशीन्स हैं, तो यदि मैं सभी की सभी 6 मशीन्स को यूज़ करूँ फॉर एग्जाम्पल, तो 10,000 यूनिट के हिसाब से 6 मशीन का मैं साल भर में 60,000 यूनिट क्या कर सकता हूँ, बना सकता हूँ। लेकिन क्या मेरे को 60,000 यूनिट बनानी है? ये डिपेंड करता है कि मेरे प्रोडक्ट की मार्केट में डिमांड कितनी है, क्योंकि किसी समय डिमांड ज़्यादा होती है, किसी समय डिमांड कम होती है। जैसे आपने देखा गर्मियों में एसी की डिमांड ज़्यादा होती है, सर्दियों में एसी की डिमांड कम होती है। तो हम प्रोडक्शन भी उसी के हिसाब से करते हैं ताकि हमारा पैसा कम ब्लॉक हो। ज़्यादा प्रोडक्शन होगी तो हम क्या करते हैं, ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करेंगे, तो हमारा पैसा ब्लॉक हो सकता है यदि प्रोडक्ट बिका ही नहीं तो हम मार्केट को सर्च करते हैं और उसके हिसाब से हम अपनी प्रोडक्शन करते हैं। तो आगे देखो क्या लिखा है, द एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आर एज अंडर। डायरेक्ट मटेरियल 3 रुपये पर यूनिट है, लेबर आपके पास है 2 रुपये पर यूनिट। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जिसको हम कहते हैं ओवरहेड कॉस्ट, वो हमारे पास में फिक्स नेचर का है 1,50,000 रुपये, वेरिएबल नेचर का है 5 रुपये पर यूनिट, और सेमी वेरिएबल यहाँ पर आपके पास है 50,000 पर एनम अप टू 50% कैपेसिटी, एंड एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस ऑफ ₹10,000 फॉर एवरी 25% इंक्रीज इन कैपेसिटी और पार्ट देयरऑफ। बहुत ही जबरदस्त पॉइंट आपके सामने आ चुका है, सेमी वेरिएबल एक्सपेंस। हाँ जी, बेसिक कॉस्टिंग जो चैप्टर है, जो कॉस्ट शीट से पहले हम कराते हैं, उसके अंदर ये सारे पॉइंट्स हम काफ़ी डिटेल में डिस्कस कर चुके होते हैं कि कौन सी कॉस्ट हमारी फिक्स होती है, कौन सी वेरिएबल और कौन सी सेमी वेरिएबल। तो यहाँ पर हमारे पास जो ओवरहेड कॉस्ट है उसमें फिक्स और वेरिएबल के साथ साथ हमें सेमी वेरिएबल के भी दर्शन करा दिए गए हैं। इसका मतलब आज का दिन आपके लिए बहुत लकी है, एक ही क्वेश्चन में सभी तरीके के खर्चे देखने का आपको सौभाग्य मिला है। आगे देखो क्या लिखा है, द फैक्ट्री प्रोड्यूसेस ओनली अगेंस्ट ऑर्डर्स एंड नॉट फॉर ओन स्टॉक। सिंपल मतलब इसका यह है कि आप उतनी ही क्वांटिटी बेटा प्रोड्यूस करते हैं जितनी क्वांटिटी का आपको ऑर्डर रिसीव हुआ है, ना उससे कम बनाते हैं ना उससे ज़्यादा बनाते हैं। यदि आपने मुझे 10,000 यूनिट बनाने के लिए बोला तो मैं आपके लिए 10,000 ही बनाऊंगा। इसका मतलब मेरे पास कोई क्लोजिंग स्टॉक नहीं बचेगा। जब कोई क्लोजिंग स्टॉक नहीं होगा तो मेरे लिए कोई ओपनिंग स्टॉक भी नहीं होगा। तो सिंपल सी बात है, इस लाइन का मतलब है देयर इज नो ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। आगे देखिए क्या लिखा है, इफ द प्रोडक्शन प्रोग्राम ऑफ फैक्ट्री इज एज इंडिकेटेड बिलो एंड द मैनेजमेंट डिजायर टू इंश्योर अ प्रॉफिट ऑफ ₹1 लाख फॉर द ईयर। मतलब यहाँ पर हमने इस तरीके से फैक्ट्री के अंदर प्रोडक्शन प्लान बनाया है कि हमारा जो प्रॉफिट है वो पूरे साल में हमें कितना मिलना चाहिए, 1 लाख रुपए मिलना चाहिए। इसका मतलब 1 साल का प्रॉफिट हम कितना कमाना चाहते हैं, हमारा डिजायर प्रॉफिट हो गया। डिजायर का मतलब जो हम चाहते हैं वो है 1 लाख रुपए। वर्कआउट द एवरेज सेलिंग प्राइस एट विच ईच यूनिट शुड बी कोटेड। अब ये एवरेज सेलिंग प्राइस का मतलब क्या है वो हमें समझना पड़ेगा। आगे देखिए क्या लिखा है, इन 2016 द फैक्ट्री वर्कड एट 50% कैपेसिटी। मतलब 2016 में हमने क्या देखा, हमारी जो फैक्ट्री है एट 50% कैपेसिटी फॉर फर्स्ट 3 मंथ्स। मतलब 2016 में हमारी जो फैक्ट्री के अंदर वर्कर्स हैं वो
कितने % एफिशिएंसी पे काम करेंगे? 50% एफिशिएंसी पे काम करेंगे 3 महीने के लिए। बट इट वॉज एक्सपेक्टेड दैट इट वुड वर्क एट 80% कैपेसिटी फॉर रिमेनिंग 9 मंथ्स। लेकिन अगले 9 महीने हमारी फैक्ट्री के अंदर जो कैपेसिटी यूज होगी वो 80% होगी। इसका मतलब हमारे यहाँ जो प्रोडक्शन है वो वेरी कर रहा है। 3 महीने हम 50% कैपेसिटी पे काम करेंगे और 9 महीने हम 80% कैपेसिटी पे काम करेंगे। तो इसका मतलब हमारी जो प्रोडक्शन है 3 महीने की अलग कैलकुलेट होगी, 9 महीने की कैलकुलेट अलग होगी, दोनों को जोड़ेंगे तो ईयरली प्रोडक्शन पता चल जाएगी। अब यहाँ पे एक वर्ड लिखा गया था कि एवरेज सेलिंग प्राइस बताइए। एवरेज इसलिए पूछा गया था क्योंकि 3 महीने के खर्चे अलग होंगे, 9 महीने के खर्चे अलग होंगे, हमें सबको जोड़ना पड़ेगा और जोड़ने के बाद में जो हमारी टोटल सेल वैल्यू आएगी उसे हमें 12 महीने की क्वांटिटी सोल्ड से क्या करना होगा? डिवाइड करना होगा। तो आगे देखिए कैसे इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं। इग्नोर सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। इसका मतलब यहाँ पे ना तो आपके पास में सेलिंग ओवरहेड है, ना डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड है, ना ही आपके पास में एडमिनिस्ट्रेटिव है। तो जो ऊपर क्वेश्चन में आपको इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, ये जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये सारे के सारे खर्चे आपके लिए कौन से बन गए? फैक्ट्री ओवरहेड बन गए। आप इन खर्चों को क्या नाम दोगे? फैक्ट्री। लास्ट क्लास में भी मैंने आपको बताया था कि यदि आपको बेटा इनडायरेक्ट कॉस्ट के बारे में कोई जानकारी ना दे रखी हो तो आपको वो इनडायरेक्ट कॉस्ट को बाय डिफॉल्ट क्या मान के चलना है? फैक्ट्री ओवरहेड मान के चलना है और बाकी सारे ओवरहेड को जीरो मान के चलना है। ठीक है जी, क्योंकि हमारे लिए मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में फैक्ट्री के बिना प्रोडक्शन संभव नहीं है। बाकी सारे खर्चे करें ना करें वो अलग बात है, लेकिन बिना फैक्ट्री के प्रोडक्शन होना संभव नहीं है। चलिए आगे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। तो मुझे एक चीज़ तो समझ में आ गई कि हमारी फैक्ट्री के अंदर प्रोडक्शन 2 बार होता है, 3 महीने 50% कैपेसिटी पे और 9 महीने 80% कैपेसिटी। तो सबसे पहला जो हमारा वर्किंग नोट बनेगा, वर्किंग नोट नंबर 1, हाँ जी, वर्किंग नोट नंबर 1 के अंदर हमें क्या करना है? कंप्यूटेशन ऑफ क्वांटिटी प्रोड्यूस ड्यूरिंग द ईयर। देखिए भाई, सबसे पहले हम कैपेसिटी चेक करते हैं। कैपेसिटी यदि हमारी 100% है तो हमारी प्रोडक्शन कितनी है? क्वांटिटी प्रोड्यूस कितनी होगी 100% कैपेसिटी पे? 60,000 यूनिट। ठीक है ना, एक साल में, पर एनम, 12 महीने में। लेकिन क्या हम 100% कैपेसिटी पे काम कर रहे हैं? नहीं सर, हम तो 3 महीने काम कर रहे हैं 50% कैपेसिटी पे और सर हम काम कर रहे हैं 9 महीने 80% कैपेसिटी पे। तो हम तो कभी भी 100% पे काम ही नहीं कर रहे। तो ये तो आंसर हमारा हो नहीं सकता क्वांटिटी प्रोड्यूस का। तो हमें क्या करना पड़ेगा? पहले 50% कैपेसिटी चेक करनी पड़ेगी और 80% कैपेसिटी चेक करनी होगी। 50% कैपेसिटी का मतलब क्या हुआ कि 60,000 100% है, 60,000 100% है तो 50% पे कितना हुआ? तो 60,000 इंटू 50% हमें करना पड़ेगा, मतलब कि हमारे पास कितना आ जाएगा? 30,000 यूनिट। अब ये 30,000 यूनिट जो है वो 12 महीने का है भाई। 60,000 का 50% 30,000, ये 12 महीने का। लेकिन हम तो काम कितने महीने कर रहे हैं? 9 महीने या 3 महीने या 2 महीने, वो हमें देखना पड़ेगा। तो ये जो 30,000 यूनिट है ये 1 साल की है, मतलब 12 महीने के। तो 3 महीने यदि हम काम करें तो हमारी प्रोडक्शन कितनी होगी? 3 और 12, मतलब कि आपके पास में आ जाएगा 1/4। 1/4 का मतलब यहाँ पे आ जाएगा 7,500 यूनिट। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि यदि मैं 50% कैपेसिटी पर पूरे साल काम करता, 50% कैपेसिटी पे बेटे यदि मैं पूरे साल काम करता तो मैं 30,000 यूनिट बनाता। लेकिन मैंने तो काम ही 3 महीने किया है। तो इसका मतलब 30,000 12 महीने की प्रोडक्शन है, 3 महीने की कितनी आएगी? 7,500। 80% कैपेसिटी पे यदि हम काम करते तो 60,000 का 60,000 का 80% आपके पास कितना आता? 48,000। लेकिन 48,000 तब आता जब आप पूरे साल 80% पे काम करते। लेकिन आपने तो काम ही सिर्फ कितने महीने किया है? 80% पे 9 महीने। तो ऐसे केस में आपके पास कितना आ जाएगा? 36,000। इट मीन्स 9 महीने 36,000 यूनिट बनाएंगे, 3 महीने 7,500 बनाएंगे, तो आपकी जो ईयरली प्रोडक्शन आ जाएगी, ईयरली प्रोडक्शन जिसको आप कह सकते हैं क्वांटिटी प्रोड्यूस 12 महीने की, वो आपके पास आ जाएगी 43,500 यूनिट्स।
हाँ जी, 43,500 यूनिट आप एक साल में बनाएंगे। 3 महीने काम करेंगे 50% कैपेसिटी पे और 9 महीने काम करेंगे 80% कैपेसिटी पे, तो 7,500 यूनिट बनेगी 3 महीनों में, 36,000 यूनिट बनेगी आपकी 9 महीने में, 12 महीने में आपकी टोटल प्रोडक्शन होगी 43,500। हाँ जी, कोई दिक्कत इसमें किसी को? तो आगे चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है तो बोलो भाई। नोट कर लिया सबने? तो पहला वर्किंग नोट था आपके पास में क्वांटिटी प्रोड्यूस का। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट, सेमी वेरिएबल एक्सपेंस। हाँ जी, दूसरा वर्किंग नोट बेटे इस क्वेश्चन में आपके पास में है सेमी वेरिएबल एक्सपेंस। तो कंप्यूटेशन ऑफ सेमी वेरिएबल कॉस्ट। ध्यान दीजिए, एक बार हमें क्वेश्चन पे जाना पड़ेगा, क्वेश्चन को समझना पड़ेगा फिर से, वहां क्या लिखा हुआ है। तो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, सेमी वेरिएबल जो एक्सपेंस है आपके पास में वो 50,000 रुपये हैं एक साल के, अप टू 50% कैपेसिटी। यदि आप 50% कैपेसिटी पर काम करते तो आपका एक साल का जो खर्चा है वो है 50,000 रुपये। एंड एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस ऑफ ₹10,000 फॉर एवरी 25% इंक्रीज इन कैपेसिटी और पार्ट देयर ऑफ। बहुत अच्छा पॉइंट है। ये कहते हैं कि यदि आप 50% कैपेसिटी तक ही काम करते, 50% क्षमता तक ही काम करोगे, अप टू का मतलब क्या है, 1% से लेके 50% तक यदि आप काम करते हैं तो एक साल का सेमी वेरिएबल एक्सपेंस आएगा 50,000। लेकिन यदि आपने थोड़ी सी भी कैपेसिटी बढ़ा दी, 1%, 2%, 3%, 4% और कैपेसिटी बढ़ा दी, मतलब 50 की जगह 51, 52, 55, 56, 58, 60 ऐसे हो जाए, तो आपका खर्चा जो 50,000 रुपये आ रहा था वो 10,000 रुपये से इंक्रीज हो जाएगा, मतलब कि 60,000 रुपये हो जाएगा एक साल का। तो सर क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब ये हुआ कि हमें यहां पर सबसे पहले अप टू 50% हमारी जो कैपेसिटी है, क्षमता है, उसे हमें डिफाइन करना पड़ेगा। पार्ट देयर ऑफ का मतलब थोड़ा सा भी इंक्रीज हो जाए, मतलब 51%, 25% तक यदि आपकी कैपेसिटी बढ़ जाए तो 50 में 25% जोड़ दो तो आपका आ जाएगा 75। फिर आपका पार्ट देयर ऑफ का मतलब थोड़ा सा भी बढ़ा दो और अगले 25% मतलब 100% तक। तो यहाँ पे एक तरीके से 3 स्लैब बन गए, 3 आपके स्लैब बन गए कि आप यदि 50% कैपेसिटी तक काम करते हैं तो सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस आपका 12 महीने का, एक साल का जो आएगा वो आएगा 50,000 रुपीज़। यहाँ पे 10,000 रुपये इंक्रीज हो जाएगा तो 50 + 10 60,000 हो जाएगा। फिर आपका 10,000 रुपये इंक्रीज हो जाएगा तो आपके पास आ जाएगा 70,000। इसका मतलब आपको यहाँ पे स्लैब बना के दे दिया कि 50% कैपेसिटी तक यदि आप काम करते हैं तो सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस आपके पूरे एक साल के आएंगे 50,000 रुपये। यदि आप 51% से लेके 75% कैपेसिटी के बीच में काम करते हैं तो आपका एक साल का खर्चा 10,000 रुपये इंक्रीज होकर हो जाएगा 60,000 रुपये। यदि आप 76% से लेके 100% के बीच में काम करते हैं तो फिर से आपका 10,000 रुपये का सेमी वेरिएबल एक्सपेंस इंक्रीज हो जाएगा और आपका खर्चा 60,000 से कितना हो जाएगा, 70,000 रुपये। हाँ जी, है ना जबरदस्त पॉइंट। चलिए आगे देखते हैं। अब यहां हम बात कर रहे हैं हमने जो कैपेसिटी यूज किया वो कैसे यूज किया। कैपेसिटी यूज हमने 50% कैपेसिटी यूज की है 3 मंथ्स के लिए। कैपेसिटी यूज फॉर 50% 3 मंथ्स। अच्छा, फिर हमने काम किया 80% पे। 80% पे काम किया तो इसका मतलब हमने 51 to 75 के बीच में तो काम ही नहीं किया। हमने काम किया 80% पे। 80% आता है 76 से 100 के बीच में, कितने महीने, 9 महीने। तो हमारा सेमी वेरिएबल एक्सपेंस कितना आएगा वो आपको यहां पे समझना है। देखिए भाई, तो यहां पर हम सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस निकाल रहे हैं, ध्यान से समझें। 3 महीने का और एक हमें निकालना है 9 महीने का, 9 मंथ्स का। देखिए भाई, 3 महीने का सेमी वेरिएबल एक्सपेंस कैसे निकलेगा, 9 महीने का सेमी वेरिएबल एक्सपेंस कैसे निकलेगा, उसके लिए आपको समझना पड़ेगा कि ये जो 50,000 रुपये का खर्चा आपको दे रखा है, ये जो 50,000 रुपये का खर्चा दे रखा है वो 50% कैपेसिटी तक का खर्चा है। इसका मतलब ये जो 50,000 रुपये का खर्चा है ये आपको 50% कैपेसिटी का ही दे रखा है। क्या मुझे इंटू 50% करना है या नहीं करना? सबसे पहले मुझे ये बताइए, क्या मुझे यहाँ पे इंटू 50% करना है या नहीं करना?
तो कुछ बच्चे कहते हैं सर करना चाहिए, कुछ कहते हैं नहीं करना चाहिए। कब करना है कब नहीं करना? सर आपने जब क्वांटिटी प्रोड्यूस निकाला था तब तो आपने सर 50% से क्या किया था, मल्टीप्लाई किया था, और यहाँ 80% से मल्टीप्लाई किया था। वो मैंने ऐसा क्यों किया था भाई? क्योंकि मुझे 60,000 क्वांटिटी दे रखी थी 100% की। यदि कोई चीज़ 100% की दे रखी है और मुझे 50% की निकालनी है, तब तो मैं उसे 50% से मल्टीप्लाई करूंगा। लेकिन यदि कोई चीज़ मुझे पहले ही 50% की दे रखी है तो मुझे उसे दोबारा से 50% मल्टीप्लाई नहीं करना, क्योंकि वो फिर आधा हो जाएगा उसका भी। तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि यहाँ जो आपको 50,000 रुपये के खर्चे दिए हुए हैं वो 50% कैपेसिटी का ही दे रखे हैं। इसका मतलब ये वैल्यू 50% की है, तो आपको दोबारा से 50% नहीं करना। बच्चे यहाँ पे गलती क्या करते हैं, 50% से मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे ही किसी बच्चे ने 50% से मल्टीप्लाई कर दिया, आपका क्वेश्चन हो गया गलत, क्योंकि ये वैल्यू आपको पहले से ही किसकी दे रखी है, आपको वैल्यू पहले ही से किसकी दे रखी है, 50% की दे रखी है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि 50,000 रुपये 1 साल का खर्चा है, आपको चाहिए 3 महीने का, तो इंटू करो 3/12। सिमिलरली यहाँ पर जो 70,000 रुपीज़ आपको अमाउंट दे रखा है वो आपको दे रखा है 76% से लेके 100% कैपेसिटी का, और हमने काम किया 80%। इसका ना 70,000 रुपये खर्चा 80% कैपेसिटी का है 1 साल का, हमें चाहिए 9 महीने का। तो यहाँ पे देखो मल्टीप्लाई करके वैल्यू कितनी आएगी आपके पास, इसे आप लिख सकते हैं 12,500 रुपये, और यहाँ पे देखो कितना आता है 70,000 52,500। यदि मैं दोनों को प्लस कर दूं तो प्लस करने के बाद मेरे पास जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 65,000 रुपीज़। इसका मतलब मेरे पास में 1 साल के सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस जो आएंगे वो 12,500 3 महीने के, 52,500 9 महीने के, मिलाकर कितना आ जाएगा 65,000। एक बार चेक कर लो कैलकुलेशन गलत ना हो जाए कोई। हाँ जी बिल्कुल सही जवाब 65,000। तो इस क्वेश्चन में 2 आपके मेन वर्किंग नोट से, पहला वर्किंग नोट आपके पास क्या है, क्वांटिटी प्रोड्यूस, और दूसरा वर्किंग नोट आपके पास में है सेमी वेरिएबल एक्सपेंस की कंप्यूटेशन। किसी को कोई दिक्कत है तो मुझे बताइए, अदरवाइज आगे चलते हैं। हाँ जी बोलो भाई, हो गया सबको क्लियर? हाँ जी बताइए, कोई दिक्कत इसमें किसी को? कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो सबसे पहले आगे चलते हैं। अब हम अगला स्टेप हमारे पास क्या है, हाँ जी सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन में हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें बताना है क्या इस क्वेश्चन में, हमें एवरेज सेलिंग प्राइस की कंप्यूटेशन करनी है। बट यहाँ पे दिक्कत क्या है कि हमें 9 महीने की इंफॉर्मेशन अलग दे रखी है, 3 महीने की इंफॉर्मेशन अलग है। तो हम यहाँ पे जो कंप्यूटेशन करेंगे, मतलब एक तरीके से हमें क्या बनाना है, कॉस्ट शीट बनानी है, क्योंकि हमारे को कॉस्ट प्रॉफिट सेल सब कुछ चाहिए। देखिए भाई फटाफट फटाफट, सर ये इतने सारे कॉलम क्यों बना रहे हो भाई? पहला कॉलम आपके लिए किसका है, देखिए भाई सबसे पहले इंफॉर्मेशन आपके पास है 3 मंथ्स की, फिर इंफॉर्मेशन आपके पास है 9 मंथ्स की, फिर इंफॉर्मेशन आपके पास है 12 महीने की। चलिए भाई सबसे पहला जो आपका खर्चा है वो है डायरेक्ट मटेरियल, फिर आपके पास है डायरेक्ट लेबर। हाँ जी डायरेक्ट मटेरियल कितना आपके पास में, 3 रुपये पर यूनिट। डायरेक्ट वेजेस आपके पास में है 2 रुपये पर यूनिट। आपके पास दोनों का जो सम है वो क्या आ जाएगा आपके पास में, प्राइम कॉस्ट प्लस फैक्ट्री ओवरहेड। यानी फैक्ट्री ओवरहेड में आपके पास में 3 तरीके के खर्चे हैं, आपके पास में फिक्स्ड, वेरिएबल और आपके पास है बेटा सेमी वेरिएबल।
हाँ जी, आपके पास आ जाएगी टोटल कॉस्ट, क्योंकि बाकी कोई खर्चा क्वेश्चन में दे नहीं रखा आपको। हाँ जी, प्लस कर देंगे प्रॉफिट, तो आपके पास क्या देगा, सेल्स वैल्यू, क्वांटिटी सोल्ड से आप डिवाइड कर देंगे, तो आपके पास आ जाएगा सेलिंग प्राइस पर यूनिट। ठीक है ना। तो हमें क्वेश्चन में चाहिए एवरेज सेलिंग प्राइस। एवरेज सेलिंग प्राइस का मतलब बेटा हमारे लिए क्या है, एवरेज सेलिंग प्राइस का मतलब है कि 12 महीने का हमें कंप्यूटेशन चाहिए। ध्यान से समझिए। तो सबसे पहले हमने क्या देखा, 3 महीने में हम कितनी यूनिट बनाते हैं, 3 महीने में हम बनाते हैं 7,500 यूनिट। तो 7,500 यूनिट हमारा बेस हो गया 3 महीने का, और यहाँ पे हमने कितनी यूनिट बनाई थी, 36,000 9 महीने में। आप चाहो तो 3 महीने 9 महीने को अलग अलग मत करो, इकट्ठा भी बना सकते हैं। मतलब 3 महीने और 9 महीने की कैलकुलेशन अलग अलग करके इकट्ठा भी कर सकते हैं। बोलो क्या चाहते हो, अलग अलग या इकट्ठा? अलग अलग कर दो सर। तो 7,500 को 3 से मल्टीप्लाई करो। 7,500 को हमने क्या किया, 3 से मल्टीप्लाई किया, हमारे पास आ जाएगा 22,500। 2 से मल्टीप्लाई किया, हमारे पास आ जाएगा 15,000। हमने दोनों को प्लस कर दिया, हमारे पास में प्राइम कॉस्ट आ जाएगी 37,500। ठीक है जी। फिक्स कॉस्ट हमारे को दे रखी है क्वेश्चन में 1,50,000 रुपये 12 महीने की। अब 1,50,000 रुपये हमारे पास में 12 महीने की फिक्स कॉस्ट है। तो फिक्स कॉस्ट जो होती है वो टाइम कॉस्ट होती है, टाइम के हिसाब से चलती है। इसका ना 3 महीने की फिक्स कॉस्ट यहाँ पे देखेंगे, 9 महीने की फिक्स कॉस्ट यहाँ लिखेंगे, और टोटल लिखेंगे 1,50,000 रुपये यहाँ पे। अब 1,50,000 रुपये 12 महीने की फिक्स कॉस्ट है, 1,50,000 रुपये 12 महीने की फिक्स कॉस्ट है, तो 1 महीने की फिक्स कॉस्ट होगी 12,500। 1,50,000 को 12 से डिवाइड किया, 1 महीने की बेटा फिक्स कॉस्ट आएगी 12,500। 3 महीने की फिक्स कॉस्ट निकालनी है तो 3 से मल्टीप्लाई किया, आपके पास में आ जाएगा 37,500, और यहाँ पर 1,12,500। आगे देखिए, वेरिएबल कॉस्ट आपके पास में जो पर यूनिट है वो हमें क्वेश्चन में दे रखी है 5 रुपीज़। तो 5 रुपये से मल्टीप्लाई किया 7,500 को, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 37,500। हाँ जी, 36,000 को मल्टीप्लाई किया हमने 5 से, तो हमारे पास कितना आएगा, 1,80,000। ठीक है जी। तो आपके पास में टोटल कितना आ जाएगा, यहाँ पे क्वांटिटी कितनी है पूरे साल की, 43,500। हाँ जी, 43,500 को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपके पास आ जाएगा 2,17,500। अच्छा, यहाँ पे भी वैल्यू लिख लो, 36,000 यूनिट 3 रुपये के हिसाब से मेटेरियल आ जाएगा 1,08,000, लेबर आ जाएगी 72,000, दोनों का सम कर देते हैं 1,80,000। सेमी वेरिएबल एक्सपेंस अभी अपने वर्किंग नोट से लिखो 12,500। 12,500 हमारे पास है 3 महीने का, और 52,500 हमारे पास किसका है, 9 महीने का। यानी 12,500 और 52,500, 65,000। अच्छा, इधर कितना आता है, इधर हमारे पास कितना आता है, 43,500 का 3 रुपये के हिसाब से मेटेरियल आ गया 1,30,500। हाँ जी, 43,500 का 2 रुपये के हिसाब से लेबर आ जाएगा 87,000। दोनों को प्लस कर दो, तो हमारे पास में 2,17,500 प्राइम कॉस्ट आ जाएगी 12 महीने की 43,500 यूनिट्स की। अब सारी कॉस्ट चेक कर लो कितनी कितनी है। हाँ जी, 37,500 प्लस 37,500 प्लस 37,500 प्लस 12,500। हाँ जी, 1,25,000 रुपये हमारे पास में टोटल कॉस्ट आ गई कितने महीने की, 3 महीने की 7,500 यूनिट की। यहाँ पे देखो कितना आता है, 1,80,000 प्लस 1,12,500 प्लस 1,80,000 प्लस 52,500, 5,25,000। हाँ जी, सबको प्लस कर दिया तो हमारे पास में 6,50,000 टोटल कॉस्ट आ गई 12 महीने की। हाँ जी, प्रॉफिट हम कितना चाहते हैं, 1,00,000 रुपये चाहते हैं पूरे साल में। अब हमें प्रॉफिट का ब्रेकअप नहीं दे रखा, यदि प्रॉफिट का ब्रेकअप नहीं दे रखा, ठीक है ना, तो ऐसे केस में हमने यहाँ पे प्रॉफिट अपनी मर्जी से कुछ भी ले सकते हैं, नहीं, हमें क्वेश्चन में बताया जाएगा कि 3 महीने का प्रॉफिट कितना है, 9 महीने का प्रॉफिट कितना है। यदि वो बता रखा होता तो वो प्रॉफिट मैं यहाँ पे जोड़ता, या मान लो 3 महीने का प्रॉफिट पता होता तो मैं 1,00,000 में से माइनस करके वो यहाँ पे लिखता, ठीक है ना। 3 महीने का प्रॉफिट माइनस करता, मान लो 3 महीने का प्रॉफिट 10,000 रुपये है तो मैं यहाँ पे 90,000 रुपये लिखता।
यदि यहाँ का मुझे प्रॉफिट पता 80,000 है फॉर एग्जांपल, तो बचा हुआ प्रॉफिट 20,000 पे यहाँ लिखता। तो आपको ये समझना है कि मुझे क्वेश्चन में एवरेज सेलिंग प्राइस बतानी है। एवरेज सेलिंग प्राइस का मतलब क्या हुआ यहाँ पर, मुझे ये आंसर क्वेश्चन में देना है। तो एवरेज सेलिंग प्राइस पता लगाने के लिए थोड़ी सी मेहनत अभी करनी पड़ेगी। अभी मैं बाकी पोर्शन को छोड़ दूंगा, मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर अब आपके पास में 7,50,000 रुपये टोटल सेल वैल्यू आ गई 43,500 यूनिट्स की। तो 7.5 लाख रुपए को हमने डिवाइड कर दिया 43,500 से। एक यूनिट की सेलिंग प्राइस आपके पास आ जाएगी 17.24 एवरेज। मतलब यदि हम हर एक यूनिट को, चाहे वो 3 महीने में बने या 9 महीने में बने, कभी भी बने, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। हम एक यूनिट यदि 17.24 में बेचें, 17 रुपये 24 पैसे में बेचें, तो हमारी जो सेल वैल्यू आएगी वो 7.5 लाख रुपये आएगी और 6.5 लाख रुपए की कॉस्ट होगी। 1 लाख रुपए हम क्या कमाएंगे, प्रॉफिट। तो सर यहाँ पे कुछ नहीं लिखेंगे, यहाँ हम कुछ भी नहीं लिखेंगे, क्योंकि हमें क्वेश्चन में प्रॉफिट का ब्रेकअप जो 1 लाख रुपए है वो नहीं दे रखा। मतलब 1 लाख का ब्रेकअप नहीं दे रखा है, इसलिए हमें इन कॉलम की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो मैंने इसलिए कहा था कि आपकी मर्जी है बनाओ, आपकी मर्जी है ना बनाओ। आप चाहे तो दोनों को जोड़ के खाली एक ही कॉलम बना सकते थे। ठीक है भाई। तो इस तरीके से आज आपने एक बढ़िया क्वेश्चन नंबर जो आपके पास है 10 वो कर लिया। कोई दिक्कत है किसी को तो बताइए मुझे। वर्किंग नोट्स आपको चेक करने हैं तो वर्किंग नोट चेक कर सकते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, हमने 100% कैपेसिटी देखी। तो ध्यान रखना, यदि कोई चीज़ 100% की है और हमें 50% और 80% पे कैलकुलेशन करनी है, तो हमें 50% और 80% से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन यदि हमारे पास में कोई चीज़ पहले ही 50% की है, सेमी वेरिएबल के केस में ध्यान रखना ये 50% का ही है, तो हमें इंटू 50% नहीं करना। ये हमारा 76 से 100 के बीच में है, इसका मतलब क्या हुआ, 80% यहीं पे है, 80% यहीं पे है। तो 80% की वैल्यू 70,000 है, इंटू 80% नहीं करना। बार बार समझा रहा हूँ, गलती मत कर देना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के लिए। हो सकता है यही क्वेश्चन इस बार एग्जाम में आ जाए, दिसंबर 25 में या जून 26 में किसी भी अटेम्प्ट में ऐसे क्वेश्चन आने की संभावना है। क्योंकि अब सिंपल क्वेश्चन कई बार आ चुके हैं। इंस्टीट्यूट भी सोचोगे यार बहुत बार सिंपल क्वेश्चन दे दिया, अब कुछ क्वेश्चन का तो लेवल बढ़ाया जाए। प्रोफेशनल एग्जाम करने जा रहे हो, इतने सिंपल क्वेश्चन देके क्या फायदा। चलिए आगे, ठीक है ना। अब अगला क्वेश्चन देखो। हाँ जी, जो कमी क्वेश्चन नंबर 10 में रह गई थी उस कमी को हम दूर करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 से। देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 13 अब आपके सामने आ चुका है। ये वो क्वेश्चन है जो क्वेश्चन नंबर 10 प्लस कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट से बना है। मतलब जितना आपने क्वेश्चन नंबर 10 में किया है वो तो करना ही करना बेटा आपको, बट उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट भी इस क्वेश्चन में डाल दिए गए हैं। ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर 13 हम पढ़ने जा रहे हैं, बड़े ध्यान से आपको पढ़ना है। मजा आ रहा है नहीं आ रहा। हाँ जी, किसी भी तरीके की कोई दिक्कत है तो भैया आप मुझसे कांटेक्ट कीजिए। हमारा जो डाउट सेशन का टाइम होता है वो 4 to 6 का टाइम होता है, मंडे टू सैटरडे। संडे हम ऑफ रखते हैं, इसलिए प्लीज़ मंडे टू आपको सैटरडे 4 से 6 के बीच में जो भी आपके कॉस्ट अकाउंटिंग के डाउट्स आते हैं, आप बेहिचक हमारे जो व्हाट्सअप नंबर पे हैं वहाँ पे कॉल कर सकते हैं, वॉइस मैसेज भी कर सकते हैं, ठीक है, नॉर्मल कॉल भी कर सकते हैं, ताकि आप समय पे अपने डाउट्स को कर सकें पूरे। ठीक है ना। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 13 की शुरुआत करते हैं आपके लिए। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया हूँ। अ फैक्ट्रीज नॉर्मल कैपेसिटी इज 1,20,000 यूनिट्स पर एनम। आपकी जो फैक्ट्री है उसकी जो कैपेसिटी है वो 1,20,000 यूनिट है। अब क्वेश्चन में ये नहीं बता रखा कि ये कैपेसिटी कितने परसेंट पे है, तो बाय डिफॉल्ट माना जाएगा 100% कैपेसिटी पे। चलिए आगे देखिए, द एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आर एज अंडर। अब यहाँ पर डायरेक्ट मटेरियल है 3 रुपये पर यूनिट, पिछले क्वेश्चन में भी 3 रुपये पर यूनिट था, बट यहाँ पे एक नया पॉइंट ऐड हो गया। हाँ जी, क्या नया पॉइंट ऐड हो गया, ध्यान से देखिए। नया पॉइंट क्या आपके पास में, जो नया पॉइंट है वो आपके लिए क्या है सर? नया पॉइंट यहाँ पर आ गया, ईच यूनिट ऑफ रॉ मटेरियल यील्ड स्क्रैप। मतलब हर एक यूनिट रॉ मटेरियल की जब आप खरीदते हैं और फिनिश गुड बनाने में उसको इस्तेमाल करते हैं तो कुछ ना कुछ मटेरियल की वेस्टेज होती है, और वो वेस्टेज जब आप मार्केट में सेल करते हैं तो आपको 20 पैसे पर यूनिट वापस मिलती है। इसका मतलब क्या हुआ कि आपने मटेरियल खरीदा 3 रुपये का और आपको 20 पैसे वापस मिल गए। यदि 3 रुपये लगाकर 20 पैसे वापस मिल जाए तो आपका मटेरियल का खर्चा, अब आप 3 रुपये ना मान के कितना मान के चलेंगे, 2 रुपये 80 पैसे। कहने का मतलब ये है, अब आपका एक यूनिट का खर्चा मटेरियल का 3 रुपये नहीं है, 3 रुपये लगाकर 20 पैसे यदि वापस मिल जाए तो आपका मटेरियल का खर्चा उस प्रोडक्ट को बनाने में, जो प्रोडक्ट आप बनाना चाहते हैं, 2 रुपये 80 पैसे माना जाएगा। आगे देखिए, चलो ये पॉइंट तो मेरे को समझ में आ गया सर आसानी से। आगे देखिए, डायरेक्ट लेबर 2 रुपये पर यूनिट है। हाँ जी, डायरेक्ट लेबर आपके पास है 2 रुपये पर यूनिट।
अब आपके लिए एक नया पॉइंट है, सब्जेक्ट टू ए मिनिमम ऑफ 12,000 पर मंथ। मतलब कि सर पिछले क्वेश्चन में तो ऐसा कोई पॉइंट नहीं डाला था आपने, इस क्वेश्चन में आपने मिनिमम की भी कंडीशन डाल दी। मिनिमम का मतलब क्या है कि वर्कर को हम यहां पर एक एश्योरेंस दे रहे हैं कि भाई यदि आप हर महीने हमसे मिनिमम अमाउंट चाहते हैं तो वो हम देने के लिए तैयार हैं 12,000 रुपये पर मंथ, ठीक है ना। अब ये एश्योरेंस क्यों देना चाहते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है फैक्ट्री में प्रोडक्शन कम होती है, कई बार प्रोडक्शन ज़्यादा होती है। अब यदि किसी महीने प्रोडक्शन कम हुई, मान लो हमने 2,000 यूनिट बनाई किसी महीने, तो 2 रुपये के हिसाब से वर्कर को वेजेस कितनी मिलेगी, 2,000 यूनिट का 2 रुपये के हिसाब से 4,000। वर्कर कहता है जी आपके यहाँ काम नहीं है, इसमें मेरी गलती थोड़ी है, मैं तो आपके लिए यहाँ पूरे दिन काम करने आया था, अब मेरे खर्चे कैसे पूरे होंगे, तो मैं तो आपके यहाँ काम छोड़ के जा रहा हूँ। तो एफिशिएंट वर्कर हमारे यहाँ से काम छोड़ के चला जाएगा, नए वर्कर को ढूंढना उतने एफिशिएंट वाले वर्कर को, यह हमारे लिए इमीडिएटली संभव नहीं है। तो इस प्रॉब्लम का समाधान हमने क्या निकाला, हमने वर्कर के साथ एक समझौता किया, एग्रीमेंट किया कि भाई आपको मिनिमम हम कितने रुपए जरूर देंगे, यदि प्रोडक्शन कम भी हुई तो 12,000 रुपये। इसका मतलब 12,000 को यदि मैं 2 रुपये से डिवाइड करूँ तो 6,000। कहने का मतलब क्या हुआ कि यदि आप 6,000 यूनिट बनाते हो या उससे कम बनाते हैं तो भी आपको 6,000 यूनिट के तो पैसे मिलेंगे। मतलब आपने यदि 4,000 यूनिट बनाई तो 2 रुपये के हिसाब से आपके बनेंगे 8,000, बट हम आपको फिर भी कितना देंगे 12,000। आपने यदि 5,000 यूनिट बनाई 2 रुपये के हिसाब से बनेंगे 10,000, लेकिन हम फिर भी आपको बेटा कितना देंगे, वर्कर को हमने बोला 12,000। यदि आपने 6,000 यूनिट बनाई तो बने भी 12,000, मिलेंगे भी 12,000। 8,000 यूनिट बनाई तो 2 रुपये के हिसाब से बने 16,000, बट हमने वादा किया 12,000 का, तो आपको 16,000 मिलेंगे। मिनिमम का मतलब क्या है, कम से कम 12,000 तो मिलेंगे। ज्यादा काम करोगे तो ज्यादा मिलेंगे, कम काम करोगे तो भी 12,000 मिलेंगे। तो वर्कर खुश हो गया, यार काम कम भी है फैक्ट्री में तो उसमें मुझे कोई लॉस नहीं है, मुझे तो मिनिमम 12,000 मिलेंगे। ऐसे केस में वर्कर हमारी फैक्ट्री से कहीं जाएगा ही नहीं और हमें कोई समस्या होगी नहीं। ये तो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, चमत्कारी क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो आज की क्लास बढ़िया क्वेश्चन के नाम पे है, कहीं आपको जाने की जरूरत नहीं है। आप मन लगा कर यहाँ पर मेरे साथ में बैठिए, क्वेश्चन को समझिए और आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। भाई हमें तो जिंदगी में आगे बढ़ना है और आगे बढ़ने के लिए थोड़ी बहुत तो मेहनत करनी पड़ेगी। तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के लिए क्या लिखा है, फिक्स 1,60,000, वेरिएबल 2 रुपये पर यूनिट, सेमी वेरिएबल फिर से आ गया यहाँ पे दिमाग खराब करने के लिए हमारा। तो हमारा दिमाग खराब होगा नहीं क्योंकि हम ऑलरेडी इस पॉइंट को डिस्कस कर चुके हैं। 60,000 हमारे पास में 1 साल का खर्चा है 50% कैपेसिटी तक का। एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस 20,000 पे हमारे लगेंगे हर 20% कैपेसिटी बढ़ने पे। तो जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में स्लैब बनाया था, ऐसे यहाँ भी स्लैब बनेगा अप टू 50%, फिर 51 से 70%। पिछली बार 75 था क्योंकि यहाँ 25% था, लेकिन अब यहाँ पे है 20%। तो उसका मतलब आपको क्या करना होगा, अप टू 50% एक स्लैब, 51 टू 70%, 71% से 90%, और इसी तरीके से आगे चलता रहेगा। आगे देखो क्या लिखा है, इन 2018 फैक्ट्री वर्क 50% कैपेसिटी फॉर फर्स्ट 3 मंथ्स। मतलब हमारी फैक्ट्री पहले 3 महीने 50% कैपेसिटी पे काम करती है और अगले 9 महीने हमारी फैक्ट्री में काम होता है 80%। वैसे ही केस हो गया। इसको ना यहाँ पर भी हमें क्या करना होगा, वर्किंग नोट्स बनाने पड़ेंगे, एक क्वांटिटी प्रोड्यूस का, एक सेमी वेरिएबल एक्सपेंस का और एक लेबर का भी बनाना पड़ेगा, क्योंकि मिनिमम की भी कंडीशन आ गई है। कैसे करना है देखते हैं, चलो। हाँ जी, सबसे पहले हम बनाते हैं वर्किंग नोट नंबर 1, ठीक है जी। वर्किंग नोट नंबर 1, इसमें हम क्या निकालना चाहते हैं, क्वांटिटी प्रोड्यूस। अब क्वांटिटी प्रोड्यूस हमें निकालनी है 3 महीने की और 9 महीने की। अच्छा, 100% कैपेसिटी पे हमारी क्वांटिटी प्रोड्यूस कितनी है, 1,20,000 यूनिट। कितने महीने की है ये, मैंने कहा था 1 साल के मतलब कि 12 महीने की। मुझे काम करना है 50% पे, तो सबसे पहले 1,20,000 का 50% निकालना पड़ेगा। मेरे पास आ जाएगा 60,000, और ये 60,000 12 महीने का है, मुझे चाहिए 3 महीने का, तो मेरे पास में आ जाएगा 15,000 यूनिट। इसका मतलब पहले 3 महीने मैं क्वांटिटी बनाऊंगा 15,000। 80% कैपेसिटी पे यदि मैं काम करता हूं तो 1,20,000 यूनिट का पहले मुझे 80% निकालना पड़ेगा, जो कि 96,000 यूनिट आएगा, और ये 1 साल का होगा 96,000, मुझे चाहिए 9 महीने का। तो देखो कितना आता है, हाँ जी, 96,000 इंटू 9 डिवाइड बाई 12 इक्वल टू 72,000, 72,000 यूनिट्स। हाँ जी, कोई दिक्कत इसमें किसी को नहीं। तो क्वांटिटी प्रोड्यूस आपके पास बेटा आ चुकी है, कितनी 15,000 यूनिट 3 महीने की, और 72,000 यूनिट
आपकी 9 महीने की, मतलब टोटल यदि आप चेक करना चाहें तो आप कह सकते हैं कि सर 87,000 यूनिट हम बनाएंगे एक साल में 50% कैपेसिटी प्लस 80% कैपेसिटी पे काम करके। हाँ जी, कोई दिक्कत है इसमें किसी को? तो क्वेश्चन बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है आपके लिए, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी, थोड़ी थोड़ी, छोटी छोटी। हर क्वेश्चन में जो पॉइंट आपको इंपॉर्टेंट लगता है आप एक रजिस्टर बनाइए सेपरेट, और वहाँ पे हर क्वेश्चन का मेन पॉइंट लिखिए, ताकि रिवीजन के टाइम आपको पूरा क्वेश्चन सॉल्व ना करना पड़े। खाली उन चुनिंदा पॉइंट को, जिन पॉइंट में दम है, खाली उनको देख के जाएंगे तो आपको कम मेहनत में, कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन के रिवीजन कर पाएंगे और अच्छे नंबर से पास हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट। सर नेक्स्ट पॉइंट में आप हमें बताइए कि हमारी लेबर कॉस्ट कैसे निकलेगी। लेबर कॉस्ट, कंप्यूटेशन ऑफ लेबर कॉस्ट, या वेजेस भी कह सकते हैं आप, एक ही बात है। यहां पर दिक्कत यह है कि 3 महीने हमारी प्रोडक्शन कितनी हुई थी, 15,000 यूनिट की, और 9 महीने हमारी जो प्रोडक्शन हुई थी वो ही है 72,000 यूनिट। तो सबसे पहले हमने यहां पे लिखा ड्यूरेशन, फिर हमने लिखा क्वांटिटी, क्वांटिटी हमने यहां पे बनाई है 15,000 यूनिट, और यहां क्वांटिटी हमने बनाई है 72,000 यूनिट। ठीक है जी। अब आपके पास में वेजेस कितनी होगी, 2 रुपये पर यूनिट के हिसाब से, 2 रुपये पर यूनिट के हिसाब से हम यहां पर वर्कर को 15,000 यूनिट के 30,000 रुपये देना चाहते हैं, और 72,000 यूनिट के हमें 1,44,000 रुपये देने हैं। लेकिन वर्कर ने कहा, ये तो होगी आपकी प्रोडक्शन वेजेस। सर मिनिमम वेजेस का आपने वादा किया था, हाँ मिनिमम वेजेस का आपने सर वादा किया है, उस वादे को मत तोड़ना। मिनिमम वेजेस एट द रेट ₹12,000 पर मंथ, 12,000 के हिसाब से 3 महीने का आपको कम से कम 36,000 रुपये तो देना पड़ेगा। आपने ऐसा एग्रीमेंट किया हमारे साथ, और 9 महीने का 12,000 के हिसाब से 9 महीने का कितना आएगा, हाँ जी 12 महीने का हमें वेजेस निकालना है, बट 3 महीने अलग, 9 महीने अलग। तो 9 महीने की वेजेस कितनी आएगी, यानी 9 महीने की वेजेस 12,000 रुपये के हिसाब से 1,08,000। अब आपको यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि सर हमने तो काम किया है 30,000 का, बट आपके हिसाब से हमें मिलने कितने चाहिए, 36,000। चलिए कोई दिक्कत है इसमें किसी को, समझते हम फटाफट से। देखिए भाई, वर्कर ने काम किया 15,000 यूनिट बनाने का 3 महीने में, 2 रुपये के हिसाब से उसके बनते थे 30,000 रुपये, लेकिन वादा जो हमने एग्रीमेंट किया था कि तेरे को 3 महीने के 12,000 के हिसाब से 36,000 से कम नहीं मिलेंगे। तो वर्कर कहता है जी आप अपना जो एग्रीमेंट आपने मेरे साथ साइन किया है उसको देखो, उसके हिसाब से 3 महीने के आपको मिनिमम 36,000 रुपये देने पड़ेंगे। मैंने कहा बात तो सही कर रहे हो, तो हम आपको, काम आपने 30,000 का किया है, लेकिन एग्रीमेंट के हिसाब से मिनिमम 36,000 है, उससे कम आपको दे नहीं सकते, तो आपको 36,000 रुपये हमें देने पड़ेंगे। हमारी लेबर कॉस्ट 3 महीने के 36,000। लेकिन अब आपने 9 महीने में काम किया है कितना, 72,000 यूनिट का, 2 रुपये के हिसाब से, 2 रुपये के हिसाब से आप चाहे तो यहाँ पे लिख सकते हैं 72,000 को 2 से मल्टीप्लाई किया आपने, यहाँ पे मल्टीप्लाई किया था 15,000 को 2 से। ठीक है ना, रिवीजन के टाइम आपको कोई दिक्कत ना आए, ये सारी चीज़ें बेटा आप लिख के चलें। अब यहां पे वर्कर क्या कहता है, मिनिमम तो 1,08,000 रुपये है, मिनिमम तो 1,08,000 रुपये है, लेकिन एग्रीमेंट के हिसाब से क्या बात हुई थी कि जितना हम काम करेंगे, यदि वो अमाउंट मिनिमम से ज़्यादा होगा तो हमें ज़्यादा मिलेंगे। मिनिमम का मतलब कम से कम इतना मिलेगा, इससे कम नहीं मिलेगा, लेकिन यदि आपने इससे ज़्यादा रुपये का काम किया तो ज़्यादा मिलेगा। तो मिनिमम का पर्पज़ ही यही होता है, मिनिमम का पर्पज़ ही यही होता है कि वर्कर को एश्योरेंस देना कि यदि किसी महीने आपने काम कम भी किया है तो भी आपको इतने रुपये तो जरूर मिलेंगे, आपको नुकसान नहीं होने देंगे, ताकि
मैन्युफैक्चर को एफिशिएंट वर्कर ढूंढने में कोई दिक्कत ना है, उसके यहाँ से कोई वर्कर जॉब छोड़ के ना जाए, क्योंकि यदि कोई एफिशिएंट वर्कर जॉब छोड़ के चला जाए तो उतना कैलिबर, उतना एफिशिएंट वर्कर द्वारा ढूंढने में काफ़ी खर्चा भी आता है, समय भी बर्बाद होता है, ट्रेनिंग भी देनी पड़ती है। इन सब से बचने का आसान तरीका हमने रख दिया मिनिमम वेजेस का कॉन्सेप्ट। अब यहाँ पर आपको कोई दिक्कत है तो मुझे बताइए, नहीं दिक्कत तो आगे चलते हैं। 2 वर्किंग नोट आप बना चुके हैं, नेक्स्ट वर्किंग नोट अब आपका बनने वाला है। कौन सा देखिए, वो है सेमी वेरिएबल एक्सपेंस का। कौन सा? सेमी वेरिएबल एक्सपेंस का। तो देखिए सेमी वेरिएबल एक्सपेंस का वर्किंग नोट बनाते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट आपके पास है बेटा सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस, वर्किंग नोट नंबर 3। हाँ जी, वर्किंग नोट 3, कंप्यूटेशन ऑफ सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस। तो जब कभी किसी क्वेश्चन में सेमी वेरिएबल एक्सपेंस का पॉइंट आ जाए तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले बेटा आपको क्या लिखना है? कैपेसिटी लिखना है। हाँ जी, अप टू 50%, फिर आपके पास था 20% और पार्ट, मतलब कि 51% टू 70%, फिर 70, हाँ जी, फिर 71% टू 90%। अच्छा, हमें आगे जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारा 80% इसमें कवर हो जाएगा। तो यहां पे आपके पास में सेमी वेरिएबल कॉस्ट कितनी है? सेमी वेरिएबल कॉस्ट हमारे पास कितनी है? देखिए क्वेश्चन में हमें कितनी दे रखी है? 60,000 रुपये दे रखी है पर एनम, मतलब 1 साल की, 12 महीने की। फिर इसमें कहते हैं भी आपका खर्चा 20,000 रुपये इंक्रीज हो जाएगा, मतलब कि 80,000 रुपये। फिर 20,000 रुपये इंक्रीज हो जाएगा, आपका खर्चा आ जाएगा 80,000 प्लस 20,000, 1,00,000 रुपये। ध्यान से सुने, अदरवाइज फिर बाद में आपको दिक्कत आएगी, ठीक है ना। तो दिक्कत ना है उसके लिए बेटा बड़े ध्यान से समझना है। 20,000 रुपये कॉस्ट आपको क्या करनी है? ऐड करनी है। नेक्स्ट पॉइंट, यहाँ पे आपने 60,000 रुपये 50% कैपेसिटी पे, तो हमें यहाँ पे क्या निकालना है? ड्यूरेशन क्या, टाइम यूज कितने, कैपेसिटी यूज कितनी की हमने, यानी कैपेसिटी यूज फॉर इधर 3 मंथ्स और इधर 9 मंथ्स। सर बीच वाली कैपेसिटी आपने क्यों नहीं लिखी? यहां पर बीच वाली कैपेसिटी हमने इसलिए नहीं लिखी क्योंकि हम 80% पे काम कर रहे हैं, तो 80% यहां पे आएगा, 50% यहां पे आएगा, बीच में तो कुछ आएगा ही नहीं। तो यहां पे अब आपके पास में सेमी वेरिएबल कॉस्ट हमें 2 बार निकालनी होगी, एक बार 3 मंथ्स की और एक बार 9 महीने की। चलिए भाई, सर आज की क्लास तो बड़ी हैवी हो गई, बहुत मेहनत करनी पड़ रही है, बहुत दिमाग लगाना पड़ रहा है। बेटा प्रोफेशनल जब आप बनेंगे तो आपकी जो कमाई होगी वो छोटी कमाई नहीं होगी, काफ़ी अच्छी कमाई होगी, रेपुटेशन होगी मार्केट में, बड़ी इज्जत मिलेगी आपको, ठीक है ना। तो उस इज्जत को कमाने के लिए, उस कमाई को कमाने के लिए बेटा मेहनत तो करनी पड़ेगी। आपने अच्छी मेहनत की, समय पे मेहनत की, तो समय पे आपको उसका क्या मिलेगा? रिवार्ड मिलेगा। समय का मतलब है एक ही अटैम्प्ट में आप पास हो जाएंगे। अदरवाइज़ क्या होगा कि 2-3 अटैम्प्ट लगेंगे, आपकी ड्यूरेशन बढ़ेगी, आपकी कमाई क्या होगी? उतने समय के लिए रुक जाएगी। आज आप यदि सीएमए बनते हैं, आज आप 1.5-2 लाख रुपये महीना कमाएंगे, 2 साल बाद सीएमए बनेंगे, 2 साल बाद आपको 1.5-2 लाख रुपये की कमाई होगी। तो कहने का मतलब क्या, यदि 1 साल डिले हो गया तो 12 महीने का नुकसान। 1 महीने के 2 लाख रुपये, 12 महीने के 24 लाख रुपये। 1 महीने का 1 लाख रुपये कमाते हैं तो 12 महीने के 12 लाख हो गया। ये डिपेंड करता है कि आपने जो सीएमए कंप्लीट किया है उसे करते टाइम आपने जो ट्रेनिंग है वो किया या नहीं किया। तो ट्रेनिंग तो भैया हर बंदे को करनी चाहिए। क्या ढंग से सीखा नहीं सीखा काम, सिर्फ टाइम पास के लिए जाते थे, सीखते ही कुछ नहीं थे। तो ऐसा ना करें, अच्छी कंपनी को ज्वाइन करें, वहाँ पे काम सीखें, काम मांगें। काम को देता नहीं है, आपको मांगना पड़ता है, ठीक है ना। आगे देखें तो सेमी वेरिएबल कॉस्ट 3 महीने की कितनी आएगी? 50% कैपेसिटी से मल्टीप्लाई करना है या नहीं करना? सर नहीं करना, क्योंकि ये तो पहले ही 50% कैपेसिटी का है। आपको सिर्फ यहाँ पे 3/12 करना है। बताओ भाई कितना कितना आएगा? तो यहाँ पे आपके पास आ गया 15,000 और यहाँ पे आपके पास कितना आ जाएगा? यानी 1 लाख का
1 लाख का इंटू 9 डिवाइड बाई 12 आपके पास में आ जाएगा 75,000। तो इस तरीके से सेमी वेरिएबल कॉस्ट आपको निकालनी है 3 मंथ्स की और 9 मंथ्स की। आपको ये ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है कि सर जब हम क्वांटिटी प्रोड्यूस की कैलकुलेशन करते हैं तो इंटू 50% भी करते हैं, इंटू 80% भी करते हैं, लेकिन जब हम सेमी वेरिएबल एक्सपेंस की कंप्यूटेशन करते हैं तो उस समय हमें इंटू 50% इंटू 80% नहीं करना, क्योंकि ये ऑलरेडी अमाउंट 50% का है और ये अमाउंट ऑलरेडी 80% का है। तो यदि कोई चीज़ पहले ही 50% और 80% की दे रखी है तो इंटू 50% और इंटू 80% करने की आपको कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं, आपको बस ये ध्यान रखना है, ठीक है ना। सिंपल सा ऐसे एक एग्जाम्पल ले सकते हैं, एक ज्वाइंट प्रॉपर्टी है, ठीक है ना। एक ज्वाइंट प्रॉपर्टी का मतलब क्या है, जहाँ पे प्रॉपर्टी एक होते हैं और उसके हकदार 2 होते हैं। तो ऐसे में आपको क्या करना होगा, बांटना पड़ेगा। मान लो एक प्रॉपर्टी है, ठीक है ना, मिस्टर एक्स की 10 लाख रुपए की, और उनके 2 बेटे हैं वाई और जेड। तो एक्स की डेथ हो गई, तो ऐसे केस में वाई और जेड का जो शेयर है वो हो गया इक्वल 50% 50%। यदि विल ना बनी हो, विल बनी है तो उसके हिसाब से बढ़ेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 10 लाख का 50% मिलेगा वाई को, 50% किसको मिलेगा, जेड को। दूसरा एग्जाम्पल, अब यदि एक्स की डेथ होने से पहले एक्स के पास में 2 प्रॉपर्टी थी, एक प्रॉपर्टी उसने वाई के नाम पे कर दी, एक प्रॉपर्टी जेड के नाम पे कर दी। एक प्रॉपर्टी थी 6 लाख की, एक प्रॉपर्टी थी 7 लाख की। तो एक्स को मिली 6 लाख वाली प्रॉपर्टी, वाई को मिली 7 लाख की प्रॉपर्टी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो चीज़ पहले ही एक्स के नाम पे थी अब उसने वाई के नाम पे ट्रांसफर कर दी, और एक प्रॉपर्टी और थी जो जेड के नाम पे ट्रांसफर कर दी, और एक्स की डेथ हो गई। तो ऐसे में वाई और जेड के बीच में कोई डिस्प्यूट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर्टी पहले ही डिस्ट्रीब्यूट की जा चुकी है। क्या डिस्ट्रीब्यूट किया कि वाई को मिलेगा 6 लाख वाली प्रॉपर्टी और जेड को मिलेगी कितनी, 7 लाख वाली प्रॉपर्टी। वो जैसे भी एक्स ने सोच समझ के किया होगा, यार किसको देना है, किसको क्या देना है, किसकी मार्केट वैल्यू बढ़ सकती है, किसकी घट सकती है, तो बात की बात है, ठीक है ना भाई। चलिए, इतना सब कुछ हो गया आपको। सबसे पहले देखिए क्वेश्चन नंबर जो आपका 13 है उसमें हमें निकालना क्या है, जरा एक बार क्वेश्चन को तो ध्यान से पढ़ लेते हैं। इसमें लिखा है ड्यूरिंग द फर्स्ट 3 मंथ्स द सेलिंग प्राइस पर यूनिट वाज ₹12। कहते हैं पहले 3 महीने में जो प्रोडक्ट बनाकर हम बेचेंगे 12 रुपए के हिसाब से बेचेंगे। व्हाट शुड बी द प्राइस इन द रिमेनिंग 9 मंथ्स टू प्रोड्यूस ए टोटल प्रॉफिट ऑफ ₹2,18,000। मतलब हम पूरे साल में 2,18,000 पे प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, पहला पॉइंट। पहले 3 महीने की सेलिंग प्राइस हम 12 रुपये रखना चाहते हैं, दूसरा पॉइंट। अगले 9 महीने में हम सेलिंग प्राइस क्या रखें कि हमें 2,18,000 का पूरे साल का प्रॉफिट हो। इसका मतलब यहाँ जो हमें कॉस्ट शीट बनानी होगी उसमें 3 महीने की कॉस्ट शीट अलग बनेगी, 9 महीने की कॉस्ट शीट अलग बनेगी, ठीक है ना, ताकि हमें पता चल सके कि हमें 9 महीने में कितना प्रॉफिट चाहिए। तो यहाँ जो आपको कॉस्ट शीट बनानी है उसमें सबसे पहले 3 मंथ्स, जिसमें हम कितनी यूनिट बनाएंगे, 15,000 यूनिट, ठीक है ना। और 9 महीने में हम कितनी यूनिट बनाएंगे, 72,000 यूनिट्स। चाहे तो आप यहां पे चेक भी कर सकते हैं, ठीक है ना। 3 महीने में कितनी यूनिट थी आपके पास में, हाँ जी, 3 महीने में थी 15,000 यूनिट और 9 महीने में थी 72,000 यूनिट। चलिए आगे देखते हैं। तो सबसे पहले आपके पास में रॉ मटेरियल कंज्यूम 3 रुपए में से 20 पैसे स्क्रैप वैल्यू के थे, तो आपको 1 यूनिट मटेरियल की अब 3 रुपए की नहीं पड़ेगी बल्कि 2 रुपये 80 पैसे की पड़ेगी। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, इसके लिए आपको वर्किंग नोट जो मैंने बनवाया था वहां से देखना पड़ेगा। इन दोनों का सम आपके पास में आ जाएगा प्राइम कॉस्ट, हाँ जी, प्लस फैक्ट्री ओवरहेड। तो आपके पास में 3 तरीके के खर्चे हैं, फिक्स्ड, वेरिएबल और सेमी वेरिएबल। तो आपके पास आ जाएगी टोटल कॉस्ट, हाँ जी, प्लस प्रॉफिट, सेल्स आ जाएगी आपके पास में, क्वांटिटी सोल्ड,
यानी सेल वैल्यू क्वांटिटी सोल्ड, तो आपके पास में यदि सेल वैल्यू को क्वांटिटी सोल्ड से डिवाइड कर दोगे तो आपके पास आ जाएगा सेलिंग प्राइस पर यूनिट। देखिए भाई, अब क्वेश्चन को किस तरीके से बेटा सॉल्व करना है, जरा फटाफट करते हैं, काफ़ी टाइम लग गया यहाँ पर। 2 रुपये 80 पैसे के हिसाब से बेटा आपके पास में जो 15,000 यूनिट है उसे बनाने में मटेरियल का खर्चा कितना आएगा, 2 रुपये 80 पैसे के हिसाब से आपके पास आ जाएगा 42,000। हाँ जी, 72,000 यूनिट बनाने का खर्चा आपके पास कितना आ जाएगा 2 रुपये 80 पैसे के हिसाब से 2,01,600। लेबर का खर्चा वर्किंग नोट में आप देख सकते हैं, तो वर्किंग नोट में आपकी लेबर कॉस्ट कितनी आई थी 36,000 रुपये और 1,44,000 रुपये। हाँ जी, 36,000 और 1,44,000, तो 36,000 आपने यहाँ पे लिखा, 1,44,000 आपने यहाँ पे लिखा। हाँ जी, फिक्स कॉस्ट पूरे साल की 1,60,000 रुपये है। फिक्स कॉस्ट हमेशा टाइम की रेशो में बांटी जाती है, तो 1,60,000 रुपये 12 महीने की फिक्स कॉस्ट है। 1,60,000 रुपये 12 महीने की फिक्स कॉस्ट है, 12 से डिवाइड करो, 3 से मल्टीप्लाई करो, तो आपके पास आ जाएगा 40,000 रुपये और 1,20,000 रुपये। आगे देखिए, वेरिएबल आपके पास है पर यूनिट 2 रुपये, तो 2 रुपये पर यूनिट से मल्टीप्लाई कर देंगे 15,000 यूनिट को 30,000 रुपये। आप चाहे तो कैलकुलेशन यहाँ पे ब्रैकेट में दिखा सकते हैं, ठीक है ना। तो आपके पास आ जाएगा 1,44,000 रुपये। सेमी वेरिएबल की कंप्यूटेशन अभी आपने वर्किंग नोट में की थी, तो यदि सेमी वेरिएबल की बात करें तो कितना आएगा आपके पास में 15,000 और 75,000। हाँ जी, इधर आपको लिखना है 15,000, इधर आपको लिखना है 75,000। पहले 3 महीने की सेलिंग प्राइस आपको रखनी है 12 रुपये पर यूनिट। पहले 3 महीने की सेलिंग प्राइस आपको रखनी है 12 रुपये पर यूनिट। क्वांटिटी आपके पास कितनी है 15,000, तो 15,000 यूनिट 12 रुपये के हिसाब से बेचोगे तो आपको सेल वैल्यू मिलेगी 15,000 यूनिट की 12 रुपये के हिसाब से 1,80,000 रुपये। 1,80,000 रुपये निकालने के लिए हमने क्या किया, 15,000 यूनिट को 12 रुपये से मल्टीप्लाई कर दिया। तो यदि मैं 15,000 को मल्टीप्लाई करूँ 12 रुपये से तो मेरे पास में 1,80,000 आएगा। अच्छा, यहाँ की सेलिंग प्राइस मुझे निकालनी है, ध्यान से समझिए, ध्यान से समझिए। पहले 3 महीने का कंप्लीशन करते हैं। पहले 3 महीने की कॉस्ट शीट हम बना लेते हैं। 42 प्लस 36,000 मेरे पास आ गया 78,000 प्राइम कॉस्ट, और इसमें हमने सारे खर्चे जोड़ दिए 40,000 प्लस 30,000 प्लस 15,000, 1,63,000 हमारी टोटल कॉस्ट आ गई। 180 में से हमने 163 माइनस किया, तो 17,000 रुपये का हमारा प्रॉफिट आ गया पहले 3 महीने का। अब यहाँ से मेन कॉन्सेप्ट चालू होता है आपका समझने वाला कि सर हम तो पूरे साल में 2,18,000 रुपये का प्रॉफिट कमाना चाहते हैं। सर हम तो पूरे साल में 2,18,000 का प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, हम इसमें से 17,000 का प्रॉफिट तो कमा चुके हैं, तो सर हमें कितना प्रॉफिट और कमाना चाहिए। तो 2,18,000 में से यदि हम 17,000 माइनस कर दें तो हमें 2,01,000 का प्रॉफिट और कमाना है अगले 9 महीने में, ताकि हमारा जो सपना है 2,18,000 का वो पूरा हो सके। तो इसका ना 2,01,600 प्लस 1,44,000 आपके पास प्राइम कॉस्ट आ गई 9 महीने की 3,45,600, और इसमें हमने ऐड कर दिया 1,20,000 फिक्स कॉस्ट का, 144 वेरिएबल का, 75,000 सेमी वेरिएबल का, 6,84,600 हमारे पास टोटल कॉस्ट आ गई। 2,01,000 हमें प्रॉफिट कमाना है, तो 8,85,600 को डिवाइड करना पड़ेगा 72,000 से, और हमारे पास में 12 रुपये 30 पैसे 12 रुपये 30 पैसे सेलिंग प्राइस आ जाएगी अगले 9 महीने की। हाँ जी, क्वेश्चन में हमसे पूछ रहे हैं यदि 9 महीने में हम 72,000 यूनिट बेचें, यदि हम 9 महीने में 72,000 यूनिट बेचें तो बताइए हमें सेलिंग प्राइस क्या रखनी चाहिए। मतलब आपसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं, आपसे बेटा क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि 9 महीने में 72,000 यूनिट किस सेलिंग प्राइस पे बेची जाए कि उस सेलिंग प्राइस पे आपका टोटल प्रॉफिट 1 साल का 2,18,000 आ जाए। तो मैंने कहा जी 2,18,000 तो 1 साल का प्रॉफिट है, उसमें से ऑलरेडी 17,000 रुपये तो हम कमा चुके हैं, हमें कितना प्रॉफिट और कमाना है 2,01,000 रुपये का प्रॉफिट और कमाना है 9 महीने की सेल से, मतलब कि 72,000 से।
तो हमारा जो टोटल कॉस्ट है वो है 6,84,600, उसमें 2,01,000 का हमने प्रॉफिट ऐड किया। हमारी टोटल सेल वैल्यू आ जाएगी 8,85,600, 72,000 यूनिट से रिकवर करनी है। 72,000 से डिवाइड किया, आपके पास में 12 रुपये 30 पैसे आया। इसका मतलब कि आपको यदि 12 रुपये 30 पैसे सेलिंग प्राइस मिल जाए तो आप पूरे साल में 2,18,000 का टोटल प्रॉफिट कमा पाएंगे। हाँ जी, यहाँ तक कोई दिक्कत इसमें किसी को? ठीक है जी, फटाफट से नोट कीजिए, आगे चलते हैं। हाँ जी, 3 बड़े बड़े क्वेश्चन करने के बाद आज की क्लास में अब कुछ हल्के क्वेश्चन करते हैं। हल्के का मतलब क्वेश्चन सिंपल होंगे वो। ठीक है जी, तो आपके पास में जो अगला क्वेश्चन आता है वो क्वेश्चन नंबर है 19। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ऑन 30 जून 2002 अ फ्लड डैमेज द वेयर हाउस ऑफ अ कंपनी कंप्लीटली डिस्ट्रॉइंग द वर्क इन प्रोग्रेस इन्वेंट्री। मतलब बारिश का पानी आया, पानी इतना ज़्यादा है कि वो बाढ़ में कन्वर्ट हुआ। बाढ़ का पानी आने से हमारा जो वेयर हाउस में वर्क इन प्रोग्रेस वाला गुड्स था, इन्वेंट्री था, वो सारा का सारा कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो गया। कहने का मतलब ये हुआ कि हमारी फैक्ट्री के अंदर जो काम पूरा नहीं हो पाया था उसे हम कहते हैं वर्क इन प्रोग्रेस सेमी फिनिश गुड्स, जो फ्लड आने की वजह से पूरा डैमेज हो गया। आगे देखिए, देयर वाज नो डैमेज टू रॉ मटेरियल एंड फिनिश गुड्स इन्वेंट्री। मतलब हमने रॉ मटेरियल को और फिनिश गुड्स को इस तरीके से रखा हुआ था कि फ्लड से उसको कोई नुकसान नहीं हुआ। इसका मतलब रॉ मटेरियल का स्टॉक और फिनिश गुड्स का स्टॉक सुरक्षित है, सेफ है, कोई नुकसान नहीं हुआ। फिजिकल वेरिफिकेशन टेकन आफ्टर द फ्लड रिवील द फॉलोइंग। अब ये फिजिकल वेरिफिकेशन क्या होती है? फिजिकल वेरिफिकेशन का मतलब है कि जब बाढ़ का पानी आया तो उस समय हमारा जो WIP का स्टॉक था वो सारा डैमेज हो गया। बाढ़ 3 दिन 4 दिन 5 दिन बाद क्या हुआ, जो पानी हमारा ओवरफ्लो हो गया था वो सारा का सारा पानी क्या हो गया, ख़त्म हो गया। जब हम फैक्ट्री के अंदर वापस गए तो हमने क्या देखा कि हमारे पास में जो रॉ मटेरियल का स्टॉक है जो सेफ है, ख़राब नहीं हुआ था, वो है 62,000 का। WIP के आगे लिखा है नील। नील को लिखा हुआ है क्योंकि यहाँ पर सारा का सारा जो इन्वेंट्री है वो डैमेज हो गया था फ्लड की वजह से। तो अब वहाँ पर हमारे को दिखाई नहीं दे रहा, तो इसका मतलब जितना भी स्टॉक WIP का था वो फ्लड की वजह से नुकसान हो गया। अब वो दिखाई नहीं दे रहा, विजिबल नहीं है। फिजिकल वेरिफिकेशन का मतलब विजिबल नहीं है, हम खुद जाके देख के आए फैक्ट्री के अंदर। फिनिश गुड्स का स्टॉक हमें 1,19,000 रुपये का दिखाई दिया। इसका मतलब क्या हुआ, फिजिकल वेरिफिकेशन आपने कब की है, फ्लड आने से पहले या फ्लड आने के बाद? तो आप सीधा सीधा आंसर है सर, फ्लड आने के बाद ही तो फिजिकल वेरिफिकेशन हो रही है, लिखा भी है। अब फिजिकल वेरिफिकेशन टेकन आफ्टर द फ्लड रिवील द फॉलोइंग, मतलब हम बाद में गए हैं। तो ये जो आपके पास में स्टॉक की वैल्यू दे रखी है, रॉ मटेरियल WIP फिनिश गुड्स, ये रॉ मटेरियल का स्टॉक हो गया क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 62,000, फिनिश गुड्स का क्लोजिंग स्टॉक हो गया 1,19,000 रुपये, और WIP का जो स्टॉक होना चाहिए था उसकी कोई ना कोई तो वैल्यू होनी चाहिए थी। अब बाढ़ के पानी के साथ वो बह गया, ठीक है ना। सपोज करते हैं ये पानी है फ्लड का, अब इसमें हमारा जो सामान है वो बह गया, ठीक है ना, पानी में बह गया सारा सामान हमारा। तो ये जो सामान बह गया इसकी कोई ना कोई तो वैल्यू होगी ना। क्या इसकी वैल्यू हम 0 मान लें? क्या इसको हम 0 मान सकते हैं? क्या हम इसको 0 मान सकते हैं? नहीं, इसकी कोई ना कोई तो क्या होगी, वैल्यू होगी। अब वो वैल्यू कितनी होगी वही हमें इस क्वेश्चन में ढूंढनी है। फिजिकली तो हमें उसकी वैल्यू दिखाई नहीं दे रही क्योंकि सारा का सारा फ्लड में वो डैमेज हो गया, नुकसान हो गया, पानी के साथ बह के चला गया। लेकिन हम कैसे माने कि कितना नुकसान हुआ है? तो उसके लिए हमें कॉस्ट शीट बनानी पड़ेगी। आगे देखो क्या लिखा है, द इन्वेंट्री ऑन जनवरी 1, मतलब 1 जनवरी को आपके पास में रॉ मटेरियल का जो स्टॉक है वो कितना है, 30,000 का है। WIP का स्टॉक आपके पास है 1 लाख का, और फिनिश गुड्स का स्टॉक आपके पास है 1,40,000 का। फिर आगे लिखा हुआ है जो प्रॉफिट है वो आपका सेल का 25% है, 25% आपका जो प्रॉफिट है वो सेल का 25% है। द सेल फ्रॉम जनवरी टू जून, मतलब आपके पास में जनवरी से लेकर जून तक, क्योंकि जो फ्लड है वो 30 जून को आई है, इसका मतलब 6 महीने की इन्फॉर्मेशन दे रखी है। 6 महीने में आपने 3,40,000 की सेल की है, 6 महीने में आपने 1,15,000 का मटेरियल खरीदा है, 6 महीने में वर्कर को लेबर आपने 80,000 रुपये दिए है, 6 मंथ में मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड जिसको फैक्ट्री ओवरहेड कहते हैं वो आपके पास है वेजेस का 50%। आपको यहाँ पे निकालना है 30 जून को WIP का जो स्टॉक था फ्लड आने से पहले वो कितना है। तो यहाँ पे स्टॉक की वैल्यू 2 बार निकलेगी, एक बार आफ्टर फ्लड दैट इज WIP 0, और बिफोर फ्लड वो आपके पास कितना है वो आपको इस क्वेश्चन में निकालना है। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 के सॉल्यूशन के लिए, जिसके लिए मैंने कॉस्ट शीट का फॉर्मेट आपके लिए बना रखा है। इस फॉर्मेट में सबसे पहले रॉ मटेरियल कंज्यूम लिखते हैं। रॉ मटेरियल कंज्यूम कैसे निकालते हैं, रॉ मटेरियल परचेज 1,15,000 प्लस ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल आपके पास में है 30,000 और क्लोजिंग आपके पास है 62,000। तो 1,15,000 में, हाँ जी 1,15,000 रुपये में
1,15,000 में हमने प्लस किया 30,000 और हमने माइनस किया 62, तो आपके पास में 83,000 आ गया रॉ मटेरियल कंज्यूम। लेबर कॉस्ट आपके पास कितनी है भाई? लेबर आपके पास है 80,000। डायरेक्ट एक्सपेंस की कोई जानकारी नहीं है, नील। तो तीनों का सम आपके पास आ जाएगा 1,63,000। अब क्वेश्चन में लिखा है फैक्ट्री का जो खर्चा है वो वेजेस का 50% है। वेजेस आपके पास है 80,000। 80,000 का आपके पास में 50% कितना आएगा? ठीक है ना। आप चाहो तो यहाँ पे कलर चेंज कर सकते हैं, ब्लैक कलर यूज़ करते हैं, तो आपके पास कितना आ जाएगा? 40,000 रुपये। ठीक है ना। जरा मैं इनको भी चेंज कर देता हूँ। $83,000 नील 163। अच्छा, ओपनिंग WIP की वैल्यू हमें क्वेश्चन में कितनी दे रखी है? ओपनिंग WIP की वैल्यू बेटा हमें 1 लाख दे रखी है। क्लोजिंग WIP की वैल्यू आफ्टर फ्लड नील है, बिफोर फ्लड निकालना है। ये जो आंसर मेरे को निकालना है वो फ्लड आने से पहले का निकालना है, मतलब ये वैल्यू अभी मेरे को ढूंढनी है। कोई बात नहीं, ढूंढ लेंगे। ऑफिस का खर्चा हमें क्वेश्चन में नहीं बता रखा, नील। सेलिंग ओवरहेड हमें क्वेश्चन में नहीं बता रखा, नील। अब जब कोई चीज़ नहीं बता रखी तो जबरदस्ती थोड़ी लिख देंगे। ठीक है ना। हमें क्वेश्चन के अंदर सेल वैल्यू दे रखी है 3,40,000 रुपये और प्रॉफिट हमें दे रखा है 3,40,000 का 25%। तो 3,40,000 का 25% देखो कितना आता है बेटा? आपके पास आएगा 85,000, 85,000। अब यदि मैं सेल वैल्यू में से प्रॉफिट माइनस करूं 85,000, तो मेरे पास में जो टोटल कॉस्ट है वो आ जाएगी 2,55,000, 2,55,000 रुपये। आगे देखिए क्वेश्चन में क्या क्या चीज़ दे रखी है। हाँ जी, ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू दे रखी है। ओपनिंग स्टॉक फिनिश गुड्स का 1,40,000 रुपये और क्लोजिंग स्टॉक फिनिश गुड्स का 1,19,000 रुपये। ठीक है जी। अब ये सारी जानकारी मुझे क्वेश्चन में दे रखी है, आगे देखते हैं कैसे करना है। तो जो जो इन्फॉर्मेशन बेटा मुझे क्वेश्चन में दे रखी थी, सबसे पहले मैंने उसको इस्तेमाल किया। एक बार फिर से समझ लेते हैं। कॉस्ट शीट का पहले मैंने बनाया फॉर्मेट, उस फॉर्मेट में मैंने निकाला रॉ मटेरियल कंज्यूम, रॉ मटेरियल परचेज प्लस ओपनिंग माइनस क्लोजिंग 83। फिर मैंने यहाँ पे लिखा लेबर कॉस्ट 80,000 रुपये, मेरे पास में आया प्राइम कॉस्ट 1,63,000। 80,000 का 50% 40,000 रुपये मेरे पास आ गया फैक्ट्री ओवरहेड। ओपनिंग WIP 1 लाख रुपये दे रखा है, क्लोजिंग निकालना है। क्लोजिंग की वैल्यू क्वेश्चन में नील लिखी है। बच्चे कहते हैं सर नील लिखा है तो आप इसे निकालने पे क्यों तुले, क्यों निकालना चाहते हैं? बेटा क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है, आपसे लास्ट पॉइंट में यही लिखा हुआ दिखाई दे रहा है कि आपका क्लोजिंग स्टॉक WIP का 30 जून को कितना था। इसका मतलब ये जो आंसर मुझे निकालना है वो बिफोर फ्लड निकालना है, फ्लड आने से पहले इसकी वैल्यू क्या थी, मतलब नुकसान कितने का हुआ वो मैं जानना चाहता हूँ सीधा सीधा। अब ऑफिस की वैल्यू दे नहीं रखी, नील लिखा। सेलिंग की वैल्यू नहीं दे रखी, नील लिखा। टोटल सेल वैल्यू दे रखी थी 3,40,000, बेटा वो मैंने लिखा। 3,40,000 का 25% 85,000 मेरा प्रॉफिट है, तो सेल में से प्रॉफिट माइनस करके टोटल कॉस्ट लिखी। अब क्वेश्चन के अंदर यहाँ पर मेरे पास में WIP की वैल्यू नहीं है जो निकालनी है, तो मुझे रिवर्स कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। रिवर्स कैलकुलेशन बेटा हम कब करते हैं? जब कोई भी चीज़ मिसिंग हो और आप उसे ढूंढ नहीं पा रहे, तो आपके पास एक आखिरी रास्ता बचता है रिवर्स कैलकुलेशन का। तो 2,55,000 से हम यदि ऊपर की तरफ चलें तो वापस मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा 2,55,000 रुपये, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू सेलिंग ओवरहेड की नील है। और 2,55,000 में 2,55,000 में 1,19,000 रुपये आपको प्लस करना पड़ेगा और 1,40,000 रुपये माइनस करना पड़ेगा। आपके पास आ जाएगा 2,34,000, 2,34,000 रुपये। 2,34,000 रुपये आपने यहाँ पे लिखा। अब इन तीनों के टोटल में से 2,34,000 माइनस कर दो, बैलेंसिंग फिगर आपके पास में आ जाएगा। हाँ जी, बैलेंसिंग फिगर कितना आएगा वो आपको पता लगाना है यहाँ पे। ठीक है ना। यहाँ पे वैल्यू आपके पास थी ओपनिंग WIP की 1 लाख रुपए। देखिए अब कितना लिखें, तो 1,63,000 प्लस 40,000 प्लस 1 लाख, टोटल आपके पास में आ गया 3,03,000 का। 3,03,000 के टोटल में से बेटा आपने माइनस किया 2,34,000 रुपये, तो आपके पास में आ गया 69,000 का। इसका मतलब कि जो WIP फ्लड आने से पहले, हाँ जी, फ्लड के आने से पहले, बाढ़ का आने से पहले, बाढ़ आने से पहले हमारी फैक्ट्री के अंदर WIP का जो स्टॉक था वो 69,000 का था। इसका मतलब जो पानी में हमारा WIP बह गया
वो 69,000 रुपीज़ का बह गया, इसका ना 69,000 का हमें लॉस हो गया। आप ऐसे भी कर सकते हैं, यदि आपसे इस क्वेश्चन में पूछते हैं लॉस ऑफ WIP कितना है, तो आपका आंसर होगा 69,000। मतलब जितना नुकसान हुआ है वो कितना है, तो उतना ही हुआ जितने का सामान था। सामान कितने का था, बैलेंसिंग फिगर 69,000। हाँ जी, कोई दिक्कत इसमें किसी को? तो क्वेश्चन नंबर 19 के अंदर आपको करना क्या था, एक मिसिंग फिगर निकालनी थी, और वो कैसे निकालनी थी मैंने आपको सिखा दी। क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, वेरी वेरी सिंपल है, कोई गलती आपसे एग्जाम में नहीं होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए। हाँ जी, नेक्स्ट आपके पास में सिंपल क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 20। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही छोटा क्वेश्चन है आपके पास में। क्वेश्चन नंबर 20 में देखो क्या लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। द फॉलोइंग डाटा परटेन्स टू अ कंपनी फॉर द मंथ ऑफ मार्च 2003। डायरेक्ट मटेरियल यूज 847, 847 रुपये का मटेरियल है। ओपनिंग स्टॉक फिनिश गुड्स का क्वेश्चन मार्क, मतलब जिसके आगे क्वेश्चन मार्क लिखा है इसका उसकी वैल्यू आपको डिफाइन करनी है, फाइन करनी है। क्लोजिंग स्टॉक आपके पास है 94 का फिनिश गुड्स का। लेबर कॉस्ट आपको दे रखी है। मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड आपके पास में मिसिंग है। कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस दे रखा है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मिसिंग है। एक नया पॉइंट आपके पास आ गया, कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। इसका मतलब जिनके आगे क्वेश्चन मार्क लगा है वो चीज़ें आपको निकालनी है। आपके लिए एक नया पॉइंट क्या है, कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। अब सर ये कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल का मतलब क्या होता है, जरा आप हमें बता सकते हो? हाँ जी, मैंने कहा बिल्कुल बता सकते हैं। सबसे पहले इसी का मतलब समझते हैं। कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल का मतलब है कि जो सामान हमारे पास बेचने के लिए है वो कितने का है। मतलब आज मान लीजिए, सपोज करते हैं, ध्यान से समझिए, देखिए भाई, सपोज करते हैं 29 जुलाई 2025 को, हाँ जी 29 जुलाई 2025 को एक कस्टमर मेरे पास आता है कि मैं आपकी दुकान का सारा सामान खरीदना चाहता हूं। एक कस्टमर मेरे पास आया और वो कहता है कि जी मैं आपकी शॉप का सारा सामान खरीदना चाहता हूं, तो बताइए कितने का दोगे मुझे। तो मैंने कहा भाई दूंगा कितने का ये तो बाद में बताऊंगा, सबसे पहले तो मुझे खुद पता लगाना पड़ेगा कि मेरे पास में सामान है कितना, मतलब टोटल सामान कितना है, टोटल गुड्स कितना है, टोटल गुड्स कितना है। तो मैंने कहा भाई कस्टमर को मैंने क्या कहा, मेरे पास दो तरीके का गुड्स है, कल रात का क्लोजिंग जो आज मेरे पास बन जाएगा ओपनिंग स्टॉक, और एक नया सामान जो मैंने आज प्रोड्यूस किया है। इसका मतलब जो सामान मैं कस्टमर को बेचना चाहता हूं, मैं कितना सामान बेचना चाहता हूं, जितना मेरे पास है, क्योंकि कस्टमर मेरे से कह रहा है सारा सामान मुझे दे दो। तो मैंने कहा भाई जितना सामान मेरे पास है वो दो तरीके का सामान है, एक जो कल रात का क्लोजिंग था आज मेरे लिए ओपनिंग बन गया, और एक आज नया बना वो मेरे पास है। इसका मतलब क्या हुआ कि ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स को और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को यदि मैं ऐड कर दूं तो मेरे पास जो वैल्यू आएगी उस वैल्यू का नाम होगा कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। तो सबसे पहला पॉइंट है, कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल का मतलब क्या हुआ, इसका सीधा सीधा मतलब यह हुआ कि जितना सामान बेचने के लिए आपके पास अवेलेबल है उसकी कॉस्ट कितनी है। तो मेरे पास दो तरीके का सामान है, एक नया सामान एक पुराना सामान, दोनों को जोड़ दो तो मेरे पास टोटल सामान आ जाएगा, उसकी वैल्यू को हम कहते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। तो मान लो कल रात का मेरे पास में 1000 यूनिट है और आज मैंने 9000 यूनिट और बना ली, तो मैं कस्टमर को कितना सामान बेच सकता हूं, मैं कस्टमर को टोटल 10,000 यूनिट बेच सकता हूं। ठीक है जी, तो 10,000 यूनिट को मैं क्या कहूंगा, गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, और उसकी कॉस्ट को क्या कहूंगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। बात समझ में आ गई आपको? चलो तो कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला क्या है वो भी मैं आपको कॉस्ट शीट बनाऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए सॉल्यूशन में हाँ 20 क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपके सामने है। यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या करना है, ध्यान से समझें, हमें क्या क्या चीज़ें दे रखी है। रॉ मटेरियल कंज्यूम हमें क्वेश्चन में दे रखा है 847 का, हमें लेबर कॉस्ट दे रखी है क्वेश्चन में 389 की, 847 प्लस 389, 847 में 389 हमने प्लस किया तो 1236 रुपये हमारे पास में आ गया प्राइम कॉस्ट।
अब क्वेश्चन में जो वैल्यूज हमें दे रखी है वो दे रखी है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स 94। तो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स हमारे पास में कितना है 94 रुपीज दे रखा है, तो 94 हमने यहाँ पे लिखा। आगे देखिए हमें क्वेश्चन के अंदर कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस, कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस का मतलब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमें दे रखी है 1878। आगे देखिए कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल 1949। हाँ जी, कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल का मतलब होता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्लस ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। भाई नया सामान की कॉस्ट को कहते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और पुराने सामान की कॉस्ट को कहते हैं ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। मतलब इन दोनों को यदि मैं प्लस कर दूं तो मेरे पास आ जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। ठीक है, उसमें से क्लोजिंग स्टॉक माइनस कर दो तो मेरे पास आ जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। सीधा सीधा आप ऐसे समझो, हम क्या करते थे, हम करते थे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्लस ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। हमने क्या कर दिया, इन दोनों को प्लस कर दिया, इन दोनों को प्लस करके एक नाम दे दिया कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। ठीक है ना, और उसमें से क्लोजिंग स्टॉक माइनस कर दिया तो हमारे पास आ जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो इसमें कोई नया पॉइंट नहीं है, सिंपल सा पॉइंट है यहां पर। चलिए आगे देखें क्या लिखा है। तो हमारे पास क्वेश्चन में 5 वैल्यू दे रखी थी 847, 389, 94, आपके पास में है 1878 और 1949। अब बाकी सारी चीज़ें हैं मिसिंग को ढूंढ लेते हैं। क्या हमें क्वेश्चन के अंदर बाकी सारी चीज़ें भी निकालनी है, तो देखते हैं क्या क्या चीज़ें निकालनी है। जो चीज़ें निकालनी है खाली वो निकालेंगे। तो क्वेश्चन मार्क किसका लिखा है, एक तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, मतलब हमें ये चीज़ निकालनी है। दूसरा पॉइंट क्वेश्चन मार्क है मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, मतलब फैक्ट्री ओवरहेड निकालना है। ठीक है ना, मिसिंग तो बहुत सारी चीज़ें हैं। नेक्स्ट आपके पास क्या है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालना है। ठीक है ना, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालना है। अच्छा, आपसे यदि क्वेश्चन में टोटल कॉस्ट बोलते तो टोटल कॉस्ट भी निकाल सकते थे, उस केस में सेलिंग ओवरहेड को निल मान लो तो आप टोटल कॉस्ट भी निकाल सकते थे, लेकिन पूछा नहीं है तो आगे का काम करने की जरूरत नहीं है। पूछा ही नहीं है तो अपना दिमाग क्यों खराब करेंगे भाई, कोई दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं है आपको। ये तो कंप्लीट फॉर्मेट है, तो जितना पूछा सिर्फ उतना काम करेंगे। इसका मतलब आपको एग्जाम में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के आगे काम करने की जरूरत नहीं है। तो सर आपने क्यों किया, बेटे ये समझाने के लिए किया। जो बच्चे कॉस्ट शीट बना रहे हैं वो सेल वैल्यू तक अपनी कैलकुलेशन करते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में हमारी रिक्वायरमेंट सिर्फ कहाँ तक है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तक। तो आगे की कॉस्ट शीट बनाने की आपको जरूरत नहीं है। बना भी लिया तो कोई दिक्कत नहीं है, सब जगह वैल्यू क्या करो, इग्नोर करो। ठीक है ना, चलो आगे। अब सबसे पहले 1949 में 1949 रुपये में से हमने 94 माइनस किया तो हमारे पास आ गया 1855। तो पहला आंसर आपके पास आ जाएगा 1855 किसका, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का। अब रिवर्स कैलकुलेशन कर लेते हैं, रिवर्स कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है ना, तो रिवर्स कैलकुलेशन में यहाँ पर आपके पास में कितना डिफरेंस आ जाएगा, 1949 में से 1878 1878 माइनस किया तो 71 हमारे पास में आ जाएगा। ठीक है जी, तो 71 हमारे पास आ जाएगा ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू। यानी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमारे पास कितना है 1878 और 1949 का डिफरेंस आ गया 71। आगे चलते हैं। हमें क्वेश्चन के अंदर ऑफिस एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड नहीं दे रखा, तो यदि कोई खर्चा नहीं दे रखा और निकालने के लिए भी नहीं बोला तो निल हो गया, एज्यूम। चलिए, तो ये आ गया 1878। अब 1878 में से आपने माइनस किया 1236 तो आपके पास आ जाएगा 642 बैलेंसिंग फिगर फैक्ट्री ओवरहेड। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, फिर भी ज़्यादातर बच्चे गलत कर देते हैं इन सब चीज़ों को ढूंढने में। या जो चीज़ नहीं पता आप उसे इग्नोर करें, क्योंकि उन चीज़ों को हमें बताना ही नहीं है एग्जाम में। हमें एग्जाम में क्या क्या बताना है, जिनके आगे मैंने एरो लगा रखा है। एरो में हमें निकालना है फैक्ट्री ओवरहेड 642, एरो में हमें पता लगाना है ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स 71 और हमें पता लगाना है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 1855। अब आपको कोई दिक्कत है तो जरा फटाफट से पूछिए, प्लस करना है तो प्लस करो, माइनस करना है तो माइनस करो, काम खत्म करो। ठीक है ना भाई। तो कभी कभी सिंपल क्वेश्चंस भी आते हैं। तो आज के लिए आपका एक नया पॉइंट क्या था कि यदि आपको क्वेश्चन में ऑर्डर रिसीव दे रखा हो, ऑर्डर रिसीव दे रखा है तो वो आपके लिए क्या है, आउटपुट है। ठीक है ना। इसी तरीके से यदि सेमी वेरिएबल एक्सपेंस दे रखा है कैपेसिटी के हिसाब से, तो आपको देखना पड़ेगा किस कैपेसिटी पे काम किया। फिर नया पॉइंट आपके पास आ गया कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्लस ओपनिंग स्टॉक, एक फॉर्मूला। या दूसरा फॉर्मूला कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में, हाँ जी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में
आप यदि क्लोजिंग स्टॉक प्लस कर दें तो भी आपके पास क्या आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि यदि हमें हाँ जी, हम ऐसा कह सकते हैं कि यदि हमें क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल निकालना है, क्या निकालना भाई, कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल निकालना है, तो उस केस में हमारे पास में दो फॉर्मूले हो गए, दो मेथड हो गए। एक जिसमें हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, हाँ जी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में ऐड करते हैं ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, आपसे एग्जाम में एमसीक्यू भी पूछ सकते हैं इसके लिए। और दूसरा हमारे पास में है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। दोनों तरीके से हम क्या निकाल सकते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। अब एग्जाम में यदि एक एमसीक्यू तैयार करते हैं हम आपके लिए, एमसीक्यू तैयार करते हैं एग्जाम्पल में, हाँ जी, फाइंड कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, ये आपको निकालना है। इसमें हमें क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड दे रखा है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड दे रखा है, और हमें क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दे रखा है। ये तीन चीज़ें दे रखी हैं। ये 10,000 रुपये है, ये 20,000 रुपये है, और ये आपके पास है 80,000 रुपये। हाँ जी, ऑप्शन ए बी सी डी, चार ऑप्शन आपको मिलते हैं ना एमसीक्यू में। तो इन चार ऑप्शन की यदि हम बात करें तो देखो कितना आता है। तो पहला आंसर हमने लिख दिया 90,000 रुपये, दूसरा आंसर हमने लिखा 80,000 रुपये, हाँ जी, तीसरा आंसर हमने लिखा 70,000 रुपये, और एक जगह लिख दिया 1,00,000 रुपये। अब आपको सही आंसर बताना है क्या होगा, ठीक है ना। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल निकालने के हमारे पास में दो तरीके हैं बेटे। पहला तरीका हमारे पास है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्लस ओपनिंग स्टॉक, ठीक है ना। फॉर्मूले को समझ भी लो बना कैसे, फॉर्मूले को समझ भी लो बना कैसे। हम क्या करते हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में प्लस करते हैं ओपनिंग स्टॉक, तो हमारे पास आता है कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, और इसमें से हम क्लोजिंग स्टॉक माइनस करते हैं तो हमारे पास आता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है ना। ये तो करते हैं, कोई नया काम थोड़ी कर रहे हैं बेटा, ध्यान से समझो, ये तो करते हैं हर क्वेश्चन में। तो ये फॉर्मूला तो हो गया सिंपल पहला, ठीक है ना। अब आप इस इक्वेशन को आगे कंटिन्यू करो। यदि मुझे ये चीज निकालनी है तो मैं क्या लिखूंगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो क्लोजिंग माइनस करे थे राइट साइड पे जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो बच्चे क्या करते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में से क्लोजिंग माइनस कर देते हैं। अब आप इस फॉर्मूले के हिसाब से देखो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की वैल्यू कितनी आ रही है। हाँ जी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की वैल्यू है आपके पास में 80,000 रुपये, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू आपके पास है 20,000 रुपये, आपके पास में टोटल अमाउंट आ जाएगा 1,00,000 रुपये। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1,00,000 रुपये, ठीक है ना। 80,000 प्लस 20,000 रुपये कितना आ गया, 1,00,000 रुपये। 80,000 प्लस 20,000 हो गया 1,00,000 रुपये। राइट आंसर आपके पास हो गया डी आंसर। हाँ जी, कोई दिक्कत है इसमें किसी को? तो बहुत आसानी से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं एमसीक्यू में। ज़्यादातर मैं बोलूँगा बच्चे इस क्वेश्चन को गलत करके आते हैं। कोई क्या करता है, 80 में 20 माइनस कर देता है, 10 प्लस कर देता है, कोई 10 प्लस करता है, कोई 10 माइनस करता है, पता नहीं क्या क्या करते हैं, जिसके मन में जो आता है वो कर देता है। कोई 80 प्लस 10 करता है 90, आंसर मैच हो गया, चलो ठीक है जी। तो आपको यहाँ पे समझना है कि लॉजिकल तरीके से कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है भाई। आज का आखिरी क्वेश्चन नंबर 18, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, और एग्जाम में पहले भी आ चुका है, आगे भी पूरे आने के चांसेस हैं। क्वेश्चन नंबर 18, अ फायर अकर्ड इन द फैक्ट्री ऑन 31 अक्टूबर 2003। कहते हैं 31 अक्टूबर को हमारी फैक्ट्री में फायर अकर हो गई। अब जब आग लगती है तो नुकसान भी होता है, ये तो सबको पता है। द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स हैव बीन डिस्ट्रॉयड, सर्टेन अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स वर केप्ट इन अनदर बिल्डिंग। कहते हैं जो आग लगी हमारी फैक्ट्री में, तो उस फैक्ट्री में जहाँ पे आग लगी थी वहाँ पे सारे अकाउंटिंग रिकॉर्ड जल गए, लेकिन कुछ अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स हमने दूसरी फैक्ट्री में भी रखे हुए थे, दूसरी बिल्डिंग में भी रखे हुए थे। दे रिवील द फॉलोइंग फॉर द पीरियड 1 सितंबर टू 31 अक्टूबर। लेकिन वो जो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स हमने दूसरी बिल्डिंग में रखे थे केवल 2 महीने के रिकॉर्ड से, मतलब 1 सितंबर से लेके 31 अक्टूबर को। बात समझ में आ गई? तो जिस बिल्डिंग में आग लगी उस बिल्डिंग में तो सारे अकाउंटिंग रिकॉर्ड जल गए, पहला पॉइंट। कुछ अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स हमने दूसरी बिल्डिंग में रखे हुए थे, लेकिन वहां पे जो रिकॉर्ड मिले हैं वो केवल हमें 2 महीने के मिले हैं, ठीक है ना। आगे देखिए,
2 महीने में मटेरियल आपने खरीदा 2,50,000 का, ओपनिंग WIP 40,000 है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल आपके पास है 20,000, फिनिश गुड्स का ओपनिंग स्टॉक आपके पास है 37,750, मतलब तीनों ओपनिंग स्टॉक है। हमें कैसे पता लगा? 1 सितंबर ओपनिंग हो गया, 31 अक्टूबर हमारे लिए क्लोजिंग हो गया। इनडायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को हम कहते हैं फैक्ट्री ओवरहेड, जो कि कन्वर्जन कॉस्ट का 40% है। तो इस क्वेश्चन का जो नया पॉइंट है वो है कन्वर्जन कॉस्ट। सर ये कन्वर्जन कॉस्ट क्या होता है, आप हमें बताएंगे? बिल्कुल बताएंगे। सेल रेवेन्यू 7.5 लाख रुपए है आपके पास में, लेबर कॉस्ट है 2,22,250 रुपये, प्राइम कॉस्ट है 397,750, आपके पास है प्रॉफिट 30% ऑफ रेवेन्यू, मतलब सेल का 30%। तो सेल आपके पास है 7.5 लाख, 7.5 लाख का 30% आपके पास प्रॉफिट कितना आ जाएगा? 2,25,000। कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल यहाँ पर भी दे रखा है 555,775। द लॉस इज फुल्ली कवर्ड बाय द इंश्योरेंस। अब जो भी हमारा फायर की वजह से नुकसान होगा उसके पूरे पैसे हमें इंश्योरेंस कंपनी से मिल जाएंगे, क्योंकि हमने इंश्योरेंस पॉलिसी परचेज कर रखी है अगेंस्ट लॉस ऑफ फायर। द इंश्योरेंस कंपनी वांट्स टू नो द हिस्टोरिकल कॉस्ट ऑफ द इन्वेंट्रीज एज अ बेसिस फॉर नेगोशिएटिंग अ सेटलमेंट। अब इंश्योरेंस कंपनी जो नुकसान हुआ है उसके हिस्टोरिकल कॉस्ट जानना चाहते हैं, ताकि वो नेगोशिएट कर सकें किसके साथ में? जिनका नुकसान हुआ है। ऑल्दो द सेटलमेंट इज एक्चुअली टू बी बेस्ड ऑन रिप्लेसमेंट कॉस्ट नॉट हिस्टोरिकल का, लेकिन जो आपका सेटलमेंट होना है वो रिप्लेसमेंट कॉस्ट पे होना है, ना कि हिस्टोरिकल कॉस्ट पे। तो इसका मतलब हिस्टोरिकल कॉस्ट सिर्फ वो जानना चाहते हैं हमसे, सिर्फ जानना चाहते हैं नेगोशिएशन के लिए, लेकिन वो सेटलमेंट किस पे कर रहे हैं? रिप्लेसमेंट कॉस्ट पे। तो सर इस क्वेश्चन में तो बहुत सारे पॉइंट्स आ गए दिमाग खराब करने वाले, बहुत सारे पॉइंट आ गए, ठीक है ना। पहला पॉइंट क्या आ गया दिमाग खराब करने वाला? सर ये हिस्टोरिकल कॉस्ट कौन सी है? पहला पॉइंट। सर इसमें रिप्लेसमेंट कॉस्ट कौन सी है? तीसरा सर ये कन्वर्जन कॉस्ट क्या होता है? ठीक है जी, सारे पॉइंट्स को हमें क्या करना पड़ेगा? डिटेल में समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हिस्टोरिकल कॉस्ट की, फिर बात करते हैं रिप्लेसमेंट कॉस्ट की। हिस्टोरिकल कॉस्ट का मतलब होता है एक्विजिशन प्राइस, जिस प्राइस पे हमने सामान को खरीदा था। सपोज करते हैं ये आपके पास है एक कैलकुलेटर, एग्जांपल के लिए मैंने क्या ले लिया? कैलकुलेटर। ये कैलकुलेटर मान लीजिए मैंने खरीदा 100 रुपए का, 100 रुपए का ये कैलकुलेटर मैंने परचेज किया, ठीक है ना। कैलकुलेटर मैंने परचेज किया 100 रुपए का, ठीक है। अब ये कैलकुलेटर मेरे हाथ से छूट गया तो टूट गया तो खराब हो गया। तो इसका मतलब मेरा कितने रुपए का नुकसान हुआ? 100 रुपए का नुकसान हुआ। तो 100 रुपए मेरी कौन सी कॉस्ट होगी? हिस्टोरिकल कॉस्ट, एक्विजिशन कॉस्ट, जिस प्राइस पे मैंने खरीदा था, दैट इज परचेज प्राइस। अब ये कैलकुलेटर खराब हो गया, ठीक हो नहीं पा रहा, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? एक नया कैलकुलेटर खरीदना पड़ेगा। जब मैं एक नया कैलकुलेटर खरीदने जाऊंगा मार्केट से, तो वो मुझे 100 रुपये में भी मिल सकता है, 90 रुपये में भी मिल सकता है, 110 रुपये में भी मिल सकता है। इसका मतलब जो चीज़ खराब हुई है, यदि मैं उसी चीज़ को दोबारा से परचेज करने जाऊं, मतलब इसी कैलकुलेटर को 2 दिन बाद, 4 दिन बाद, 10 दिन बाद, 1 महीने बाद यदि मैं दोबारा खरीदने जाता हूं, तो ये मुझे कितने का मिलेगा? मान लो मुझे ये मिलता है 105 रुपये का। तो ये जो 105 रुपये प्राइस है, ये कौन सी कॉस्ट हो गई? रिप्लेसमेंट कॉस्ट हो गई। किसकी? उस कैलकुलेटर की जो कैलकुलेटर मेरे हाथ से टूट गया, खराब हो गया, डैमेज हो गया। उसी तरीके से आपकी फैक्ट्री में फायर अकर हो गई, ठीक है ना। तो फायर अकर होने की वजह से आपका मटेरियल खराब हो गया, आपका WIP का गुड्स खराब हो गया, आपका फिनिश गुड्स का गुड जो है डैमेज हो गया होगा। क्योंकि आग लगने पर आग ये थोड़ी देखते हैं कि ये रॉ मटेरियल है, WIP है, फिनिश गुड्स है, जो उनके सामने आ जाए सब बेकार हो जाएगा, सब वेस्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर आपकी हिस्टोरिकल कॉस्ट हो गई एक्विजिशन प्राइस, ओरिजिनल कॉस्ट, और रिप्लेसमेंट का मतलब मैं दोबारा उस चीज़ को खरीदूं तो मुझे किस प्राइस पे मिलेगा, ठीक है ना। तो इंश्योरेंस कंपनी जो सेटलमेंट करेगी, इंश्योरेंस कंपनी कहती है जब हम सेटलमेंट करेंगे तो हम किस पे करेंगे? रिप्लेसमेंट कॉस्ट पे। लेकिन हम जानना क्या चाहते हैं? अपनी नॉलेज को बढ़ाने के लिए, ताकि हम जब हम नेगोशिएशन करेंगे तो हम क्या जानना चाहते हैं? इंश्योरेंस कंपनी क्या जानना चाहती है? इंश्योरेंस कंपनी जानना चाहते हैं कि हिस्टोरिकल कॉस्ट कितनी है। किसके लिए जानना चाहते हैं? नेगोशिएशन करने के लिए। किसके लिए? नेगोशिएशन करने के लिए। लिखा भी है क्वेश्चन में, हिस्टोरिकल कॉस्ट ऑफ द इन्वेंट्री एज ए बेसिस फॉर नेगोशिएटिंग।
हाँ जी, हम क्या करना चाहते हैं, नेगोशिएटिंग। इसका मतलब यदि हमें क्वेश्चन में हिस्टोरिकल कॉस्ट जाननी है तो हमें कहाँ से मिलेगी। अब मेन मुद्दा आ गया ये, सर हिस्टोरिकल कॉस्ट हमें कहाँ से मिलती है, तो उसका आंसर है कॉस्ट शीट से। इसका मतलब आपको यदि आंसर देना है इंश्योरेंस कंपनी को तो कॉस्ट शीट आपको बनानी पड़ेगी हिस्टोरिकल कॉस्ट के लिए। तो सीधा सीधा आपको पहला काम क्या करना है, कॉस्ट शीट बनानी है। चलिए सर, पहला आंसर तो हमें मिल गया। अब दूसरा आंसर भी दे दो सर, ये कन्वर्जन कॉस्ट क्या होती है। कन्वर्जन कॉस्ट का मतलब होता है रॉ मटेरियल खरीदने के बाद, उस रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स बनाने में आपको कितने पैसे और लगाने पड़ेंगे। मतलब रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने की जो कॉस्ट आती है उसको कहते हैं कन्वर्जन कॉस्ट। रॉ मटेरियल मैं खरीद चुका हूं, मुझे फिनिश गुड्स बनाना है, तो रॉ मटेरियल खरीदने के बाद मैं कितना खर्चा और करूं कि मेरी फैक्ट्री में फिनिश गुड तैयार हो जाए। इसका मतलब रॉ मटेरियल खरीदने के बाद मुझे पहला खर्चा करना पड़ेगा डायरेक्ट लेबर कॉस्ट का, दूसरा खर्चा करना पड़ेगा मुझे डायरेक्ट एक्सपेंस का, और तीसरा खर्चा मुझे करना पड़ेगा फैक्ट्री ओवरहेड का। ये तीन खर्चों का जो सम होता है आप बेटा उसे कहते हैं कन्वर्जन कॉस्ट। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा, रॉ मटेरियल खरीदने के बाद कितना खर्चा और किया जाए कि आपका रॉ मटेरियल फिनिश गुड में कन्वर्ट हो जाए। तो मुझे तीन खर्चे और करने पड़ेंगे, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, डायरेक्ट एक्सपेंस एंड फैक्ट्री ओवरहेड। तो सीधा सीधा कह सकते हैं कि कन्वर्जन कॉस्ट इज अ सम ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस प्लस फैक्ट्री ओवरहेड। आपसे यदि एमसीक्यू पूछा जाए तो इन तीनों के सम को आप क्या कहते हैं, कन्वर्जन कॉस्ट कहते हैं। फटाफट से नोट कीजिए, फिर आगे चलते हैं। हाँ जी, कोई दिक्कत है इसमें किसी को? नोट कर लिया भाई सबने? चलिए आगे। तो हर चीज बहुत सिंपल है, कोई ज्यादा दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है ना। चलो भाई, सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, अपने सॉल्यूशन की। हमें लिखना है रॉ मटेरियल कंज्यूम। रॉ मटेरियल कंज्यूम के लिए रॉ मटेरियल परचेज है 2,50,000। हाँ जी, रॉ मटेरियल कंज्यूम हमारे पास में निकालने के लिए रॉ मटेरियल परचेज है 2,50,000। ओपनिंग स्टॉक हमें कितना दे रखा है, ओपनिंग स्टॉक हमारे पास में है रॉ मटेरियल का 20,000। क्लोजिंग स्टॉक हमें नहीं पता, तो यही हमें क्वेश्चन में निकालना है। पहला आंसर क्या पूछ रहे हैं, रिक्वायर्ड में एक बार क्वेश्चन भी पढ़ लेते हैं। क्या पूछ रहे हैं आपसे, कैलकुलेट, आपको करना है स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, WIP का स्टॉक, रॉ मटेरियल का स्टॉक 31 अक्टूबर को, मतलब क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू आपको क्वेश्चन में निकालनी है, ठीक है ना। तो यहाँ पे सारी चीजें समझेंगे अभी। लेबर की वैल्यू हमें क्वेश्चन में कितनी दे रखी है, लेबर की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है क्वेश्चन में। हाँ जी, लेबर हमें दे रखी है क्वेश्चन में 2,22,250, 2,22,250। डायरेक्ट एक्सपेंस के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, नील, ठीक है ना। फैक्ट्री का खर्चा हमें क्वेश्चन में कितना दे रखा है, इनडायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। इनडायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को हम कहते हैं फैक्ट्री ओवरहेड। इनडायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आपके पास होता है फैक्ट्री ओवरहेड, जो कि कन्वर्जन कॉस्ट का 40% है। सेल वैल्यू आपके पास है 7.5 लाख रुपए, सेल वैल्यू आपके पास है 7.5 लाख रुपए। प्रॉफिट आपका है 30%, तो 7.5 लाख का 30% आपके पास प्रॉफिट आ जाएगा 2,25,000 रुपये। अब यदि सेल वैल्यू में से प्रॉफिट माइनस कर दूं तो मेरे पास जो कॉस्ट आएगी वो कितनी आ जाएगी, 5,25,000 रुपये। हाँ जी, आगे देखिए, प्राइम कॉस्ट मुझे क्वेश्चन में दे रखी है 397,750। हाँ जी, कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल है 5,55,000, मेरे पास में 775 का। फिर नेक्स्ट आपके पास में क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स हमें नहीं पता, लेकिन ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स हमें दे रखा है। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स हमारे पास में है 37,750। हाँ जी, WIP का ओपनिंग स्टॉक है 40,000। चलिए, कोई दिक्कत है इसमें किसी को? अब हमें क्वेश्चन के अंदर एक तो निकालना है फैक्ट्री ओवरहेड, जिसका दूसरा नाम है इनडायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, ठीक है ना। एक हमें निकालना है क्लोजिंग WIP, एक हमें निकालना है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, और एक हमें ये निकालना है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। तीन चीजें हमारे पास में मिसिंग है, वो ढूंढनी है। चौथी चीज है फैक्ट्री ओवरहेड, वो
कन्वर्जन कॉस्ट का 40% है। अब कन्वर्जन कॉस्ट किसके इक्वल होता है ये तो आपको पता चली गया, तो फटाफट से ज़रा निकालते हैं वर्किंग नोट में। हाँ जी, वर्किंग नोट में हम फटाफट से क्या ढूंढ रहे हैं, वर्किंग नोट में फैक्ट्री का खर्चा बराबर है किसके, 40% ऑफ कन्वर्जन कॉस्ट। हाँ जी, 40% को 40% ही लिखा रहने देते हैं। कन्वर्जन कॉस्ट के अंदर आता है डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, डायरेक्ट एक्सपेंसेस और फैक्ट्री ओवरहेड। ठीक है ना, तो फैक्ट्री ओवरहेड इक्वल टू, हाँ जी, लेबर कॉस्ट कितनी है आपकी, लेबर कॉस्ट है 2,22,250 रुपये। डायरेक्ट एक्सपेंस आपके पास है 0। फैक्ट्री ओवरहेड तो हमें पता ही नहीं है, वही तो हमें निकालना भी है इसमें। तो सबसे पहले 40% को मल्टीप्लाई किया हमने इससे, कितना आएगा, 2,22,250 को 2,22,250 को हमने मल्टीप्लाई किया 40% से, तो हमारे पास आ जाएगा 88,900। फिर हमने 40% को मल्टीप्लाई किया 0 से, तो 0 ही आएगा। फिर हमने 40% को मल्टीप्लाई किया फैक्ट्री ओवरहेड से, तो 40% का मतलब होता है 0.40 इंटू फैक्ट्री ओवरहेड। ये बात हमने पिछली क्लास में भी सीखी थी। अब फैक्ट्री ओवरहेड माइनस 0.40 फैक्ट्री ओवरहेड, जो चीज राइट साइड पे लिखी थी उसको लेफ्ट साइड पे ले आया। हाँ जी, फैक्ट्री ओवरहेड को हमने कॉमन ले लिया, कॉमन लेने का मतलब हो गया 1 माइनस 0.40, तो आपके पास आ जाएगा 0.60 इंटू फैक्ट्री ओवरहेड इक्वल टू 88,900। तो बेटा फैक्ट्री ओवरहेड का अमाउंट आपके पास आ जाएगा 88,900 डिवाइडेड बाई 0.60। हाँ जी, 88,900 को 0.60 से डिवाइड किया तो आपके पास आ जाएगा 1,48,167 अप्रॉक्सीमेटली। 1,48,167 रुपये आपके पास में आ जाएगा फैक्ट्री ओवरहेड। तो इस तरीके से आपको वर्किंग नोट बना के फैक्ट्री ओवरहेड की कंप्यूटेशन करनी है। ठीक है जी, तो हर क्वेश्चन में कोई ना कोई बेटा आपको नया पॉइंट मिलता रहेगा, ऐसा नहीं कि सारे क्वेश्चन सेम आएंगे। कॉस्ट शीट आपने फाउंडेशन लेवल पे भी पढ़ी थी, इंटर लेवल पे भी पढ़ रहे हैं, जमीन आसमान का फ़र्क आपको दिखाई दे गया होगा। तो आपको यहाँ पे एमसीक्यू के साथ साथ सब्जेक्टिव पार्ट भी करना है, तो एमसीक्यू कैसे करते हैं वो भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है ना, चलिए आगे देखते हैं हम। हाँ जी, तो फैक्ट्री का खर्चा जो हमें नहीं पता था वो हमने क्या किया, वर्किंग नोट से पता लगा लिया। फैक्ट्री का खर्चा जो हमें नहीं पता था वो हमने वर्किंग नोट से पता लगा लिया। कितना है, 1,48,167, 1,48,167। कोई दिक्कत इसमें किसी को, चाहे तो वर्किंग नोट से देख सकते हैं 148,167। अब क्वेश्चन में जो जो इंफॉर्मेशन मुझे दे रखी थी वो मैंने सारी की सारी यहाँ पे लिख ली। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, अपनी क्वेश्चन की स्टार्टिंग से मैं करना चाहता था, लेकिन मेरे पास में क्लोजिंग स्टॉक नहीं दे रखा, तो कोई बात नहीं, कहीं से भी कर सकते हो। अब देखो मैं कहाँ से शुरू करता हूँ आपके लिए। सबसे पहले मैंने क्या किया, मेरे पास में प्राइम कॉस्ट दे रखी है, ध्यान से समझो बेटा, मेरे को प्राइम कॉस्ट दे रखी है 397,750। ट्रिकी क्वेश्चन है, थोड़ा से एफर्ट ज़्यादा लगेंगे, मार्क्स पूरे मिलेंगे, 7 नंबर का सवाल है, थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी। मेरे को प्राइम कॉस्ट दे रखी है 397,750। कई बार बच्चे कहते हैं सर बहुत कैलकुलेशन है इसमें, तो बेटा कैलकुलेशन है, कोई बात नहीं, नंबर भी तो 7 मिल रहे हैं, कम थोड़ी मिल रहे हैं। तो 397,750 आपको दे रखा है प्राइम कॉस्ट। अब आप यदि यहाँ पे रॉ मटेरियल कंज्यूम निकालना चाहते हैं तो आपको रिवर्स कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। इसका मतलब जिन चीज़ों को प्लस करते थे उनको माइनस करो। 397,750 में से 397,750 में से आपको माइनस करना पड़ेगा 2,22,250 रुपये। आपके पास में 1,75,500 रुपये आ जाएगा रॉ मटेरियल कंज्यूम। अब रॉ मटेरियल कंज्यूम की वैल्यू आपके पास आ गई 1,75,500। इसका मतलब ओपनिंग प्लस रॉ मटेरियल परचेज माइनस क्लोजिंग इक्वल टू आ गया रॉ मटेरियल कंज्यूम। इसका मतलब दिस प्लस दिस माइनस दिस, ये मेरा क्लोजिंग स्टॉक है, इक्वल टू 1,75,500। तो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कितनी आएगी, तो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू निकालने के लिए क्लोजिंग स्टॉक को राइट साइड पे ले आओ, 1,75,500 को यहाँ पे ले आओ। तो क्लोजिंग स्टॉक का आंसर कितना आ जाएगा मेरे पास में,
क्लोजिंग स्टॉक का आंसर निकालने के लिए इन दोनों को प्लस करो, 2,70,000 और उसमें से 1,75,500 माइनस कर दो। 1,75,500 को लेफ्ट हैंड साइड पे लिया, क्लोजिंग को राइट साइड पे ले गया, माइनस किया, कितना आएगा भैया 94,500। इसका ना क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स मुझे नहीं पता, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कितना है वो मुझे पता लग गया। तो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कितना है 94,500। यदि आपसे पूछा भाई क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कितना है तो आपका आ गया 94,500। अब आगे चलते हैं, यहाँ पे हमारे पास टोटल कॉस्ट आ गई। क्वेश्चन में आपके पास में सेलिंग ओवरहेड के बारे में कोई जानकारी नहीं है तो नील। तो ये अमाउंट आपके पास आ गया 5,25,000 रुपये। सबसे पहले हमने क्या किया, रॉ मटेरियल कंज्यूम निकाला और रॉ मटेरियल कंज्यूम की मदद से क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल निकाल लिया। अब आगे हमारे पास में सेलिंग ओवरहेड नहीं दे रखा, नील लिखा, 5,25,000 रुपये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया। इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा 5,55,775 में से 5,55,775 में से 5,25,000 रुपये माइनस कर दिए तो आपके पास आ जाएगा 30,775, 30,775 रुपये आपके पास में आ जाएगा क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। चलो भाई आगे चलते हैं। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल आपको दे रखा है, ओपनिंग स्टॉक रिवर्स कैलकुलेशन करना है। तो रिवर्स कैलकुलेशन का रूल क्या होता है, प्लस को माइनस कर दो, माइनस को प्लस कर दो। तो यहाँ पे प्लस का साइन है तो आप यहाँ पे क्या कर देंगे माइनस 37,750 आपके पास में आ जाएगा 5,18,025 रुपये। हाँ जी 5,18,025 रुपये, 5,18,025 आपके पास आ जाएगा बेटा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब क्वेश्चन में ऑफिस का खर्चा नहीं दे रखा तो नील लिखेंगे, यहाँ आ जाएगा 5,18,25, 5,18,025। अब इन तीनों के टोटल में से इसको माइनस कर दो, 397,750 प्लस 148,167 प्लस 40,000, इन तीनों का टोटल आपके पास में आ जाएगा 5,85,917 और इसमें से 5,18,025 माइनस किया तो 67,892 आपका बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा WIP का। तो ये बेटा इस क्वेश्चन में यदि आपसे कोई पूछे ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स कितना है तो आप कहोगे सर ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स हमारे पास है 37,750। यदि इस क्वेश्चन में कोई आपसे पूछे कि सर क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कितना है तो 94,500। सर क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP कितना है 67,892। सर क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स कितना है 30,775। और सर इनडायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जिसको फैक्ट्री ओवरहेड कहते हैं वो कितना है तो आपका आएगा 1,48,167। तो आप एक बार इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। इस क्वेश्चन के अंदर आपके लिए एक नया पॉइंट था, इनडायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जिसको हम कहते हैं फैक्ट्री ओवरहेड, वो था 40% ऑफ कन्वर्जन कॉस्ट। कन्वर्जन कॉस्ट किसके बराबर होता है, लेबर कॉस्ट प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस प्लस फैक्ट्री ओवरहेड, मतलब वो खर्चा जो रॉ मटेरियल खरीदने के बाद किया जाता है, रॉ मटेरियल की कॉस्ट को शामिल नहीं करते कन्वर्जन कॉस्ट में। ध्यान रखना भैया, गलती ना हो जाए आपसे एग्जाम में, ठीक है ना। बाद में आप कहोगे सर हमसे गलती हो गई माफ़ कर दो, माफ़ मैं नहीं करूंगा, इंस्टीट्यूट माफ़ करेगा, एक अटेम्प्ट आपका एक्स्ट्रा लगवा के। अगली बात सर इस वर्किंग नोट से हमारे पास फैक्ट्री ओवरहेड आ गए, हमने फैक्ट्री ओवरहेड का अमाउंट लिखा, जो इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में दे रखी थी वो लिखी। सबसे पहले हमने क्या किया, प्राइम कॉस्ट में से लेबर कॉस्ट माइनस किया, हमारे पास आ गया रॉ मटेरियल कंज्यूम। और यहाँ पे ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग इक्वल टू रॉ मटेरियल कंज्यूम वाली इक्वेशन से हमने क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू निकाली रॉ मटेरियल की 94,500। देन उसके बाद हमने क्या किया, हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल दे रखा और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमने निकाल लिया रिवर्स कैलकुलेशन से। तो हमारे पास में 30,775 का क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड बैलेंसिंग फिगर आ गया। और उसके बाद रिवर्स कैलकुलेशन की मदद से लास्ट पॉइंट आपके पास था WIP, क्योंकि वो सेंटर में आ रहा है, बीच में आ रहा है, तो आपको ऊपर से भी चलना पड़ेगा, नीचे से भी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी और लास्ट में आपके पास 67,892 आ जाएगा। बस ये ध्यान रखना है जब आप रिवर्स कैलकुलेशन करते हैं तो जिन चीज़ों को बेटा प्लस कर रहे थे उनको माइनस करना है, माइनस वाली चीज़ों को आपने प्लस करना है। तो आज की क्लास में हमने करीब 6 क्वेश्चन कर लिए। पहला क्वेश्चन हमने किया 11, फिर किया 10, फिर किया 13, ठीक है ना। और उसके बाद हमने किया क्वेश्चन नंबर 19, 20 एंड 18। तो अगली क्लास में और बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेके आऊँगा, कहीं आपको जाने की जरूरत नहीं है। इन सारे क्वेश्चंस की 3 से 4 बार प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि जो कॉस्ट शीट है वो ABC एनालिसिस में A कैटेगरी में आता है। आपको कम से कम 3 बार इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। जब मैं कहूँ ना किसी क्लास में कि आज दमदार क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेके आऊँ तो समझ लो उनके लिए बहुत मेहनत करनी है आपको, ठीक है जी। हाँ जी, आज के लिए इतने ही, मिलते हैं फिर आपसे।